से जुड़ रहे हैं, जिनका अपने क्षेत्र में काम करने का अपना एक विशिष्ट अनुभव है और जिन्होंने एक उत्कृष्ट और मेधावी छात्र के रूप में अपने प्रतिमान स्थापित किए हैं। अब वर्तमान में अध्ययनरत मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। हालांकि सत्र का आखिरी दिन होने के कारण विद्यालय के बहुत सारे छात्र जो सुदूर गांवों में रहते हैं वो आज जा चुके हैं, इसलिए संख्या में थोड़ी सी कमी है। इसलिए मैं जो हमारे हमसे जुड़े हुए पुराने छात्र हैं, पूरा छात्र हैं, उन सबसे मैं माफी मांगता हूं कि आज हम लोग उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए। फिर भी जितने भी छात्र वर्तमान में जुड़े हुए हैं वो सब आप लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करें ऐसी उम्मीद है। इसीलिए आप सबको पुनः पुनः स्वागत, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, नमस्कार। Thanks. I think we can start now. जी। Yes, sir. Yeah. Go ahead. जी, हरे कृष्णा, राम राम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, सबको यथोचित अभिवादन। और सबसे पहले हमारे परम आदरणीय प्रिंसिपल सर को नमस्कार और धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए विद्यालय के द्वार वापस खोले हैं और हमारे लिए आज ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले तो अभी पता चला है कि मॉडल स्कूल के गेट पे कुछ 500 रुपए का एक नोट गिरा हुआ मिला है। आप लोगों में से किसी का है क्या? पता चला है मुझे अभी। नहीं? डू यू हियर मी? बिल्कुल सुन सकते हैं आपको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप मतलब मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, चलिए, मैं मजाक कर रहा था। खैर, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचिए कहीं आपके टूथपेस्ट में नमक तो नहीं है, आपके दंत मंजन में नमक तो नहीं है। सोचिए। अगेन, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज किडिंग। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सोचना प्रारंभ कर दें, और आपने निश्चित रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया है। और जब आपने सोचना प्रारंभ भी कर दिया है तो फिर जीवन के कुछ गंभीर विषयों के बारे में भी हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। सो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें। जीवन में हम प्रतिदिन कुछ न कुछ निर्णय लेते हैं। इनफैक्ट हर पल हर समय हम कुछ निर्णय लेते रहते हैं, और कुछ निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ छोटे मोटे होते हैं। हम पानी पिए, उठ के जाएं, हम लेफ्ट टर्न लें, राइट टर्न लें। बट वैसा ही जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण डिसाइडिंग मोमेंट्स होते हैं, और खास तौर में जीवन के निर्णयों में करियर एक सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करियर मतलब आपका पढ़ाई, शिक्षा, और उससे बाद आपका व्यवसाय या नौकरी वो क्या होगी, ये सब निर्धारित होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये एक हमारा विद्यालय एक परिवार है, और हम भी उसी परिवार के एक सदस्य हैं। तो आप लोग स्क्रीन शेयरिंग अभी मत करिएगा, मैं जरूरत पड़ने पे कर दूंगा। तो होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं भली बात। ओके। सो सबसे पहले मेरा परिचय ये है कि मैं संतोष सिंह, मॉडल स्कूल का एलुमनी 1998 बैच का पास आउट। मैं अभी आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यूयॉर्क अमेरिका में कार्यरत हूँ, और मेरे साथ कुछ और साथी जुड़ रहे हैं। सुनील तिवारी जी जो सॉफ्टवेयर में हैं, पुणे में हैं, और कुछ यूरोप वगैरह की भी ट्रिप ये करते रहते हैं अपने कंपनी में। अच्छा इनका काम है, अच्छा नाम है, और हमेशा स्कूल के और अपने मातृभूमि के बारे में ये भी सोचते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे अन्य एलुमनाई ग्रुप के लोग भी हैं, जैसे आज जुड़ने वाले हमारे कुछ मित्र हैं। एक नीलांबर मिश्र जी हैं जो ज्वाइंट कलेक्टर हैं अभी मध्य प्रदेश में।
और एक जर्नलिस्ट हैं हमारे परम मित्र विश्व दीपक मिश्रा। ये आईएमसी न्यू दिल्ली से जर्नलिज्म की पढ़ाई करके और फिर अभी जर्मनी वगैरह भी गए थे। इन्होंने पत्रकारिता में खूब नाम कमाया है, देश के लिए दिन रात सोचते हैं। और हमारे संदीप सिंह जी जो टीचिंग में हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं, काफी पैशनेट हैं समाज सेवा को लेके। और ये हमारा अभी करंट स्पीकर ग्रुप है। और इसके अलावा हमारा और भी एक कोर कमेटी ग्रुप है। और आप लोगों को मोटा मोटा पता होगा कि हमारा एलुमनाई ग्रुप अब सक्रिय है। और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर स्वयं एक स्कूल के एलुमनाई हैं, तो इसलिए हमारे लिए और मार्ग बड़ी आसानी से प्रशस्त हो रहा है और विद्यालय के प्रकाश में हम सब ये कर पा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक गणितीय कहानी सुनाऊंगा। आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, राइट? चैट में कुछ लोगों को मैसेज कुछ लोगों का मैसेज है, शायद नहीं सुन पा रहे हैं आप। जो भी नहीं सुन पा रहे हैं रिकनेक्ट हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। टेक्निकल ग्लिच होगा आपके मोबाइल से या फिर आपके मशीनरीज। जी जी, थैंक यू सुनील भाई। आप लोग जिनको टेक्निकल इशू है वो लोग रिकनेक्ट हो जाएं दोबारा, उनको सुनाई देने लगेगा। तो आप कुछ गणितीय स्टोरी सुनाने वाले थे संतोष सर? जी तो जी जी। सो उससे पहले मैं ये एक सुभाषित श्लोक सुनाना चाहूंगा संस्कृत का कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम। इसका अर्थ तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि विद्या धन सर्वधन प्रधान है। और वो क्यों है? क्योंकि न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, न तो राज्य ले सकता है, राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट या राजा, न ही इसका कोई बंटवारा कर सकता है, न तो इसका कोई वजन है। और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना आप इसको शेयर करते हैं, खर्च करते हैं, उतनी ही और पल्लवित होती है, बढ़ती है, ग्रूम अप होते हैं आप। तो ऐसे सर्व धनम प्रधानम विद्या धन पे हम फोकस कर रहे हैं। और हम स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर देश का समाज का उत्थान करना है तो वो एजुकेशन द्वारा ही संभव है। और अनफॉर्चुनेटली विद्या आज की डेट में थोड़ा महंगी भी होती जा रही है। और शिक्षा जितनी महंगी होगी जनता उतनी अनपढ़ होगी, ऐसा कहा जाता है। तो उसके लिए तो हर आदमी संघर्षरत है। मिडिल क्लास फैमिली से मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग आते हैं और हमें मिडिल क्लास का संघर्ष पता है और वो सब हम लोगों ने भी झेला है। सो इसलिए हमें लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने देश समाज की, अपने स्कूल की सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर भी हम लोग कनेक्ट हुए थे, एक सेमिनार किया था हम लोगों ने फॉरेन एजुकेशन पे। हमारे मित्र अश्विनी सिंह जी जो फ्रांस में हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेनली कंडक्ट किया था। और कुछ लोग, आनंद भाई जो डिफेंस में हैं, अखिलेश पाठक, आलोक, ये सब लोग ज्वाइन किए थे। ओके, सो हम लोग क्विकली शुरू करते हैं कि हाँ, शायद सब लोगों को याद नहीं आया होगा इसलिए कि सब लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे। लास्ट ईयर 5 सितंबर को हमने किया था वो 2022 में। श्री सीताराम उइके जी ने कोऑर्डिनेट किया था विद्यालय से और वेबिनार हुआ था वो। तो चलिए, हाँ, वो जो गणितीय कहानी है वो मैं कह रहा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। और गणित हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है। गणित एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा फनी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो प्रकृति में भी आपको गणित नजर आएगी, मैथ्स। जैसे कि आप पेड़ों में पत्तियां देखिए, कुछ पेड़ों में 3 लीव्स वाले होते हैं, कुछ 4 लीव्स वाले होते हैं, और उनमें एक ज्योमेट्रिकल एक पैटर्न होता है। कुछ पेड़ों की पत्तियां एक विशेष आकार में होती हैं, वो भी एक ज्योमेट्री है।
और कुछ में 3 पत्तियां ही क्यों होती हैं, कुछ ब्रांचेस अल्टरनेट वे में होती हैं। हर जगह सारी प्रकृति में गणित समाहित है। सेम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम आसानी से कोरिलेट कर पाते हैं आप लोग, लेकिन गणित भी उतना ही नैसर्गिक नेचुरल विषय है। सो हमने सोचा कि एक सरल रेखा का उदाहरण देके अपने जीवन से हम उसको कोरिलेट करेंगे। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा शायद, या 11वीं 12वीं में आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि y है आपका लाइफ का आउटपुट। मे बी आई कैन शेयर माई स्क्रीन, तो आप लोग उसको जल्दी कोरिलेट कर लेंगे। ओके, तो आप लोग ये देख रहे हैं स्टोरी में। सो वाई क्या है, आउटकम ऑफ योर लाइफ, मतलब जिंदगी में आप क्या पाते हैं, आपका फल मेहनत का जो है। अब वो किस पे निर्भर करता है, mx प्लस c। सो m इज योर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, x इज योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, और c थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी है। लेकिन इन सब का एक समाहित समायोजित जो योग है वो जीवन का हमारा आउटकम है। सो इसमें देखिए, आप कुछ फैक्टर में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जैसे फैक्टर सी है वो छोड़ दीजिए, वो आपके बस में ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल आप उसको भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। और इंटेलिजेंस वो भी काफी बहुत कुछ गॉड गिफ्टेड है, या बायोलॉजिकली वो जीन्स में आता है, या थोड़ा बहुत मेहनत करके हम उसको और शार्प कर सकते हैं, शेप अप कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स फैक्टर है हार्ड वर्क, उस पे आप जरूर मेहनत कर सकते हैं और जम के मेहनत कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, लक फैक्टर जैसे क्या होता है, अगर हम हमेशा फोन देखते रहें, मोबाइल में रील देखते रहें, और दूसरा एक बंदा है या बंदी है जो कि रील देखने के बजाय एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि लक किसका ज्यादा साथ देगा, प्रोबेबिलिटी किसकी होगी। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सकता है कि जो रील देखता रह गया 4 घंटे, उसका तुक्का बैठ गया और वो सेलेक्ट हो गया, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आप 2 घंटे रील देखें या 2 घंटे कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे, तो लक उसका ज्यादा साथ देगा जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो अगेन मतलब आपका एक्स फैक्टर लक को भी थोड़ा बहुत ट्यून अप कर रहा है। इंटेलिजेंस, रही बात इंटेलिजेंस की, तो बहुत कुछ तो वो पहले से फिक्स होता है, लेकिन कैपेबिलिटीज मेहनत करके बढ़ाई भी जाती हैं। और इंटेलिजेंस का सीधा समानुपात है कुछ चीजों से, जैसे कि वोकेबुलरी, आपका जो शब्दकोश है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती होता है इंटेलिजेंस। इसलिए आप लोग शब्दकोश अपने बढ़ाइए, और कुछ इसके लिए बुक्स पढ़िए, नई लैंग्वेजेस सीखिए, इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस सीखिए या फॉरेन की लैंग्वेजेस सीखिए। अभी समर वेकेशन आ रहा है आप लोगों का कल से, तो उसमें आप लोग कुछ टारगेट कर लीजिए। तो उससे क्या क्यों होता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास शब्द होंगे उतने ज्यादा आप नए डायमेंशंस में सोचेंगे, दिमाग में न्यूरॉन्स नए नए दिशाओं में दौड़ेंगे। तो उस और कुछ तरीके होते हैं इंटेलिजेंस बढ़ाने के, जैसे आर्ट, कुछ ऐसा चीज जो आप रेगुलर में नहीं देखते हैं वो है आर्ट। जैसे एक पेंटिंग हो गई, या कि आप समुद्र के किनारे घूमने गए, अब वो जो दृश्य है वो आप डेली नहीं देख रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन में कुछ नया एक फ्रेम गया। तो उसको समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए क्या होता है, ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और वो और सक्रिय होते हैं। तो उससे आपका इंटेलिजेंस और बढ़ता जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा कि एक एवरेज पर्सन आइंस्टाइन जैसा हो जाएगा, पर बहुत कुछ इंप्रूव हो जाता है। लेकिन जब आपका m मल्टीप्लाई बाय x होता है तो आप रिजल्ट बदल लेते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो चलिए विलंब बिना किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज के हमारे कुछ स्पीकर्स हैं, इसमें मैंने कुछ उनके नाम भी नोट डाउन कर दिए हैं। तो और वोकेबुलरी के लिए भी मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, जैसे वर्ल्ड पावर मेड इजी। वो एक नॉर्मल डिक्शनरी नहीं है, एक स्टोरी काइंड ऑफ फॉर्म में वो नए नए शब्दों को सीखने का बड़ा ही बढ़िया जरिया है। मैंने खुद उसको सीखा है और बड़ी अच्छी बुक लगी हमें।
और आपको एक चीज बता दूं कि इस सेशन के लास्ट में एक मैं गिव अवे अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहूंगा। टॉप 5 प्रॉमिसिंग रीजंस को मैं 5 किताबें देना चाहूंगा। वो लास्ट में आपको ये इस टॉपिक पे मैं 2 मिनट कवर करूंगा। जो लोग इन किताबों में, इन 4 किताबों में से जो भी एक किताब आप पसंद करना चाहेंगे अपने पढ़ाई के लिए, उसके लिए आप मेरे गिवन ईमेल आईडी पे आप ईमेल करिए विद अ प्रॉमिसिंग रीजन कि आप वो क्यों पढ़ना चाहते हैं। और वो टॉप 5 रीजंस वाले लोगों को मैं ये एक उपहार स्वरूप ये एक एक किताब उनको भेंट में भेजना चाहूंगा। सो चलिए तो फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं सुनील तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि इस सेशन में आप कवर करें कि बायोलॉजी से क्या होगा, और फिर उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स मैं कवर करूंगा और जो हमारे स्पीकर्स आए हैं उन लोगों के साथ, और अगर कोई नहीं भी आ पाए हैं तो रिमेनिंग टॉपिक्स मैं कवर कर लूंगा। सो सुनील भाई आप। धन्यवाद सर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जरूर, मैं पहली बार कनेक्ट हो रहा हूँ सारे स्टूडेंट से ही इस ग्रुप में। मैं भी इस स्कूल से 2000 में पास आउट हुआ ऑन PCM साइड, तो फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और आज मैं एक लीडिंग बैंकिंग इंडस्ट्री में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ पुणे में। थोड़ा सा मुझे मिक्सअप करना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी, क्योंकि बहुत शुद्ध भाषा में जितना संतोष सर ने आपको समझाने की कोशिश की उतना शायद मेरे से ना हो पाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा टच में नहीं रहता हूँ इतना। नहीं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। इसी का think we have some। हाँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। सुनील भाई आप स्वयं को धन्यवाद। अनम्यूट कर लें जी। आप किसी और को सब होस्ट बना देंगे तो वो भी आपके साथ साथ कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, जी तो फिर जैसा कि अभी हमने समझा कि हमें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने के साथ साथ ये गाइडलाइन आपको हेल्प कर सकती हैं कि आगे जाके आपको क्या चूज करना है। सो उसमें से एक टॉपिक जो हमने लिया है कि आप 10वीं या 9th क्लास जैसे आप क्लोज करते हो, आप 10वीं क्लास में जाते हो, तो आप डिसाइड करना चाहोगे कि हम क्या करें, हम मैथ्स लें या फिर हम बायोलॉजी की तरफ जाएं, जिससे कि हम डॉक्टरी कर सकें, या फिर डॉक्टरी के अलावा क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। तो मेडिकल में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको जाने के लिए, लेकिन अगर मेडिकल में ही जाना है तो मेडिकल में MBBS के अलावा क्या-क्या ऑप्शंस होंगे वो हम आप इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करना चाहेंगे। और इवन आफ्टर आप 12th करने के बाद क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो आप बाहर जाओ, और कैसे आप किस किस कोर्सेज में जाओ तो आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, किस तरह की कोर्सेज हैं, किस तरह के फीस स्ट्रक्चर हैं उनके, जो आपको डिसाइडिंग फैक्टर मिलेंगे जिससे आप डिसीजन ले पाओगे कि किस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा इसके लिए। सो टॉपिक बहुत ही क्लोज टू मेडिकल एरिया है, हालांकि बहुत करीब नहीं है हमारे, लेकिन हम इन टॉपिक्स को काफी नजदीक से देखते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो कैसे इन चीजों में जा रहे हैं, और हमने हमने क्या ऑब्जर्व किया पिछले 20 सालों में, जब जब से हम इन एरियाज को देखते आ रहे हैं, हमारे छोटे भाई बंधु या फिर पड़ोस में लोग जो हैं वो कैसे इन चीजों में आगे बढ़े हैं। संतोष सर, क्या आप मदद करेंगे ये क्लीन करने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा एनोटेशंस क्लीन करने का। जी जी, ट्राई करता है ना? हूँ जी। आप एक क्लियर बटन दबाएंगे तो सब क्लीन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। आई थिंक आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सो इसलिए वो नहीं तो नेक्स्ट अच्छा, पेज पे तो चले जाइए। नेक्स्ट पेज पे नहीं, चले जाइए। ये रह जाएगा सारे पेजेस पे। ओके। ठीक है, मैं कर पाया हूँ, थैंक या यू। परफेक्ट। परफेक्ट, तो ये जस्ट पोस्ट हाई स्कूल क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको लेके हम जाना चाहेंगे। तो आप देखेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मोस्टली हम चाहते हैं कि मेडिकल में अगर जाना है तो हम पहले के ज़माने में PMT, AFMC, AIMS के एग्ज़ाम्स दिया करते थे, और सो सारे स्टेट वाइज़ एग्ज़ाम हुआ करते थे। उन एग्ज़ाम्स को देके हम
क्या करते थे कि हम हमारे पास जो भी मार्क्स आया उसके बेसिस पे एग्जाम के थ्रू हम उन स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल लेवल कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते थे। लेकिन ये सारे एग्जाम्स आज की डेट में कंबाइन हो गए हैं और नीट एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। और आप जान के ये हैरत होगी कि हमारे यहाँ पिछले ही साल लगभग 20 लाख लोगों ने इस पेपर को लिखा। ये ऑफलाइन पेपर होता है जिसमें हम देखेंगे कि 20 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर 20 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं और सीटें कितनी हैं? सीटें इसकी बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज हैं। तो इतने लोगों के साथ अगर कम्पीट करना है तो हमारा उद्देश्य, हमारा डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि यस, हम इस एरिया में जा रहे हैं, हम इसको कर पाएँगे, किस तरीके से हम कर पाएँगे, तभी हम इस चीज़ को चूज़ करें और इस डायरेक्शन में जाना चाहें। तो आप देखेंगे कि हम केवल 542 मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जिसमें केवल 80,000 सीट्स हैं, उसके लिए 20 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। इसलिए मत अपीयर होइए इन एग्ज़ामिनेशन में कि आपका एस्पिरेशन है जस्ट कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है। आप इस एस्पिरेशन के लिए जाइए कि हाँ, हमें इन सीट्स को रियली इन सीट्स को लेना है और इन सीट्स को अगर लेना है, उस तरीके की तैयारी करनी है, तो कैसे तैयार होना पड़ेगा हमें। उस माइंडसेट के साथ जाइए, उस तैयारी के साथ जाइए, तभी आप इन सीट्स के लिए रियल में अपेयर करिए। अदरवाइज़ आप देखेंगे 20 लाख सीट्स में से 20 लाख जो अपियर हुए हैं लोग, उनमें से केवल 80,000 सीट्स को लेने के लिए कितनी भाग-दौड़ और कितने लोगों की अ, ज़रूरत होगी। सो ये जो मेडिकल एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम जिसको हमने बोला अभी, इसके लिए एंट्रेंस क्राइटेरिया क्या है आज की डेट में? अगर आप ऑलरेडी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने 12वीं खत्म कर ली है और आप जाना चाहते हैं इन एरियाज़ में, तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हों, ये रिकॉग्नाइज़्ड बोर्ड होना चाहिए, चाहे एमपी बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो। अगर आपने 50% अंक अर्जित नहीं किए हैं, तो आप इसके लिए क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि जब भी आप अपीयर करने की इच्छा रखते हैं 10वीं क्लास में ही, तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम 50% अंक आएँ आपके सभी सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स क्या हैं? फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ये सब्जेक्ट आपके लिए मिनिमम है। इन सब्जेक्ट्स में आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए। और जो भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये कोर्स किसके लिए हैं? ये सभी के लिए हैं, 50% अंक। लेकिन हाँ, जैसे हमने देखा है रिज़र्वेशन है इस एरिया में भी, हमारे पास रिज़र्वेशन के जो कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज़ के लिए अगर आप इसमें आते हैं, अ, अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो आपके लिए वो 40% ही मार्क्स चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये मिनिमम है। अगर आपको वाक़ई इन सब एरियाज़ में जाना है, तो आप मिनिमम के लिए कभी भी मत जाइए। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम कितना अंक आप अर्जित कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए इस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे। नहीं तो आप इन फॉर्म्स को भी नहीं भर सकते हैं और ना ही इन एग्ज़ाम्स में अपीयर कर सकते हैं। हाँ, ये भी है कि आप कई सालों तक तैयारी करके भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक मैक्सिमम ऐज है। 25 साल के बाद आपकी उम्र इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती कि आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकें और एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकें। एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया, तो ये मान के चलिए कि 5.5 साल आपको कम से कम लगाने हैं इसमें, जिसमें एक इंटर्नशिप भी होती है। उसके बाद ही आप इसको कंप्लीट कर पाएँगे। ज़रूर आप एमबीबीएस करने के बाद एक अच्छी लाइफ़ होगी। आपके पास अच्छे ग्रांट्स मिल सकते हैं। आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। आफ्टर एमबीबीएस आप एमडी कर सकते हैं और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, चाहे आप प्राइवेट कॉलेजेस हों या फिर आपके प्राइवेट कंपनीज़ हों, प्राइवेट मेडिकल एजेंसीज़ हों या फिर सरकारी अस्पताल हों। दोनों ही तरह के एरियाज़ में आपको जाने का अवसर मिल सकता है इसमें, लेकिन उसके लिए फिर से आपको वाक़ई बहुत मेहनत करनी होगी और कम से कम आपको उन टॉप कैटेगरीज़ में आना पड़ेगा, जिससे आप उन एरियाज़ में, उन चुने हुए मेडिकल कॉलेजेस को, उन चुने हुए हॉस्पिटल्स को अ, जॉइन कर सकें आपके कंप्लीशन के बाद। ये रहा आपके एंट्रेंस क्राइटेरिया का टॉपिक। अब आप समझिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। ये एग्ज़ाम हर साल होता है और ये एग्ज़ाम साल में 1 ही बार होता है। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, तभी आप इन एग्ज़ाम्स में अपीयर कर पाएँगे।
क्योंकि एक साल में एक ही चांसेस मिलते हैं। जब तक आप 12वीं क्लास में हैं, आपकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है, तो उस समय आप कोशिश करिए कि आप उसी साल निकाल लें, बहुत हुआ तो अगले साल निकाल लें। अगर आप मल्टीपल चांसेस की सोचेंगे, तो आपने पहले ही देखा 25 साल जैसा क्राइटेरिया है, तो उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर सकेंगे। तो ये छोटा-सा जस्ट इन्फॉर्मेशन है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 200 क्वेश्चन होंगे, 720 मार्क्स का होगा, सेक्शंस होंगे ए और बी, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने अंक पाने, मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इतने अंक आप इतने सवालों को आप कर पाते हैं, इन सवालों के साथ आप आपका परसेंटाइल टॉप कैटेगरीज़ में आता है, जो 80,000 सीटों को भरने के लिए काफ़ी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद आगे बढ़ पाएँगे। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में ये एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं दे पाएँगे एग्ज़ाम। आप हिंदी आती है फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, सारी किताबें पढ़ना इंग्लिश में होगा, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश आप अच्छे से कंठस्थ करते जाएँ, आपकी अपनी वोकैब्युलरी अच्छी करें, तभी आप इन एग्ज़ाम्स को देने में आप सक्षम होंगे और आपके लिए आसान होगा आगे बढ़ना। और आज की समय में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके शहर से बाहर बाकी लोगों से कनेक्ट करना है, तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप असम जाएँ और किसी असामी से मिलें और आपको बात करने में कठिनाई हो, क्योंकि वो आपको असमी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती। लेकिन आप अगर अंग्रेज़ी अच्छे से सीख सकते हैं, आपने सीख रखा है, आपकी वोकैब अच्छे हैं, तो आप उनसे बात कर पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के बारे में सीखते रहें, जो आपको हमेशा आसानी देगी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न के बाद एक रुकिए, मैं फ्लोटिंग कंट्रोल हटा देता हूँ। तो ये तो जैसे हमने देखा कि ये सारा एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए सारी क्राइटेरियाज़ हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्राइटेरिया हैं। लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्पेशलाइज़ेशन में आती हैं बायोलॉजी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि उन कोर्सेज़ को भी किया जा सकता है, उन कोर्सेज़ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने रिसेंटली ज़रूर ही सुना होगा, पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ रिसर्च हुए, वायरोलॉजी के एरिया में काफ़ी चीज़ें, एंटीवायरसेस बनाने की एरिया में लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इनके लिए भी कोर्सेज़ होते हैं। ये सब भी बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्सेज़ हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केट है, जिसमें आप अगर आते हैं तो आप अपनी करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं जानना चाहूँगा कि आप 12वीं के बाद अदर देन एमबीबीएस क्या आप सोच सकते हैं? तो जैसे कुछ कोर्सेज़ हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे बैचलर ऑफ वेटरनिटी वेटनरी, जहाँ पे आप पशुपालन और पशुओं के देखभाल के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो एरिया है। बीटेक है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कराता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, तो आप फार्मेसी के भी कोर्सेज कर सकते हैं। न्यूरो साइंस का है। न्यूट्रिशंस बायोलॉजी है। और आप आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि किस तरीके के न्यूट्रिशंस खाए जाएं, किस फूड में अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशंस हो तो उनकी लाइफ अच्छी हो। आप सोचिए कि क्या न्यूट्रिशंस के लिए भी एमबीबीएस डॉक्टर ही काम करेगा? नहीं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो ये चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स है, जिसमें अगर हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिर आपके पास देखेंगे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी है, इवन टॉक्सिकोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। तो आप एमबीबीएस के अलावा आप इस स्क्रीन पे देख सकेंगे कम से कम आपके पास 12 ऐसे दूसरे कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज में भी आप जा सकते हो बिना उन डिफिकल्ट क्राइटेरियाज के। ऑफ कोर्स आपके एस्पिरेशंस होंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एस्पायर नहीं होइए उन एमबीबीएस के लिए। आप जरूर एस्पायर होइए एमबीबीएस के डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपने देखा कि हम एस्पिरेशंस तो हैं, क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूँ? क्या मैं वो कंपटीशन दे पा रहा हूँ जो 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं? अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ, इसमें थोड़ी-सी कमी है, तो इन सब डायरेक्शंस में भी आप देख सकते हैं। हाँ, हमने आज तक जो बचपन से सीखा है कि इंजीनियरिंग और
मेडिकल यही 2 एरियाज़ हैं, ऐसा तो नहीं है आज के समय में। आज के समय में आपके पास हज़ारों नए-नए डायरेक्शंस हैं, नए-नए कोर्सेज़ हैं, जिन कोर्सेज़ में जाके आप अपने मन का जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं और उन कोर्सेज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज के समय के हिसाब से आपको भी अपने आप को ढालना होगा और आपके साथ अपने नए समय के हिसाब से आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस की तरफ मूव हो सकेंगे। इन कोर्सेज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहूँगा उन कोर्सेज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको वाया ईमेल या वाया डिफरेंट पोस्ट शेयर कर सकूं रादर इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन इतना बड़ा नहीं है जिसमें मैं हर एक डिटेल आपको शेयर कर सकूं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा संतोष सर। ये कोर्सेज हैं जो इन कोर्सेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन कोर्सेज के बारे में ढूंढ सकते हैं बच्चों। और इनकी सारी जानकारी भी मेरे पास है, लेकिन मैं इन सब सोर्सेस को एक अलग मेल के माध्यम से शेयर करूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकेंगे आगे सीखने के लिए, समझने के लिए और आपके अपने डिसीजन लेने के लिए। तो मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा संतोष सर। थैंक यू सो मच सुनील भाई, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट। तो हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी साइड में क्या संभावनाएं हैं, और जैसा कि सुनील भाई ने कहा कि हजारों विकल्प हैं और बहुत सारे विषय हैं। तो आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 करियर विकल्प मौजूद हैं, और हम सब पे तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इंफॉर्मेशन सुनामी आ जाएगी। तो हम मोटे मोटे तौर पे हम वो चर्चा कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे। और वैसे तो सौभाग्य से अब आजकल इतना डेवलपमेंट है कि सबके घर में परिवेश में कुछ कनेक्शन हैं, पूछ लेते हैं किसी के रिश्तेदारियों में कि भैया बताओ क्या करें, दीदी बताओ। बट हम लोग भी आपके ही परिवार के सदस्य हैं, तो हमने सोचा कि हम भी अपने अनुभव साझा करें। सो अब तो हमारे विद्यालय में मैथ्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, आर्ट नहीं है अभी तक। बट 10th के बाद बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि क्या लें। हमारे इंडिया में क्या होता है कि या तो डॉक्टर या इंजीनियर, हम लोग प्रोग्राम्ड होते हैं दो चीजों को लेके। तो और खास तौर में जो इंजीनियर साइड है, कई बार तो ऐसा होता है कि डिसीजन इंजीनियरिंग करने के बाद लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। कई बार हमें ये होता है कि अब हम बिजनेस करेंगे या एमबीए करेंगे, क्या करेंगे, एवरीथिंग पोस्टपोन कर देते हैं हम टिल इंजीनियरिंग। और जो कुछ चुनिंदा बच्चे हैं वो डॉक्टरी में जाते हैं, और डॉक्टरी लाइन का, एमबीबीएस लाइन का ये है स्कोप नीट का कि बहुत कम सक्सेस रेशियो है। तो उसमें रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। अगर आप मैथ्स के 10वीं के बाद, डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कैसा है। आप माने अगर डायरेक्ट शब्दों में कहूं मैं, थोड़े सस्ते शब्दों में, तो अपनी औकात पहचानिए। आपकी औकात कितनी है और आप कितना और अपने आप को मांझ सकते हैं मेहनत करके। तो अगर आप मीडियोकर हैं, अगर एवरेज परफॉर्मेंस है आपका, तो फिर आप, और अगर आप में कोई ऐसा विशेष बर्निंग डिजायर भी नहीं है, तो फिर आप अननेसेसरी बायोलॉजी लेके और बायो में अपना समय ना व्यर्थ करें, बजाय कि आप अन्य विषय लें। जैसे कि अगर मैथ्स में नेचुरल इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप मैथ्स लेंगे। दूसरा विकल्प है कि अगर थोड़ा उससे कम भी है तब भी मेहनत करके मैथ्स के बाद काफी विकल्प खुले रहते हैं। और कुछ लोगों का इसमें वाणिज्य मतलब कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, तो अब हमारे यहाँ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट आ गए हैं। और कॉमर्स का फ्यूचर ये है कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बढ़िया जॉब होती है, खूब पैसा है, अच्छा इंडिपेंडेंट सर्विस आप करते हैं, सिमिलर टू लॉयर। और सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। और सीए का तो डायरेक्ट कॉलेज भी नहीं होता, 12वीं के बाद आप सीए के 2-3 स्टेज होते हैं, इंटरमीडिएट और फिर फाइनल स्टेज। तो उसमें आप लोग बहुत टफ होता है, लेकिन मतलब ये समझिए कि कॉमर्स लाइन का वो मेडिकल एग्जाम है, उतना टफ होता है कॉमर्स। फिर कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, उसके सीएफए होता है, उसमें सीएफए करने के बाद फाइनेंस मैनेजर के रूप में आपको बहुत ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट साइड में कहीं बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और कुछ लोगों का नेचुरल इंटरेस्ट होता है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में, मतलब कला,
आर्ट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया या समाज शास्त्र हो गया, तो कुछ लोग 10वीं के बाद वो भी लेते हैं, पर कम लोग लेते हैं। पर अगर आपका बहुत नेचुरल टैलेंट है और आपका कोई ऐसी पृष्ठभूमि है कि आपको पता है कि उसमें क्या करना है, मतलब आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, ये सब एग्जाम अगर देने हैं तो कुछ लोग लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि 12वीं तक एटलीस्ट साइंस लिए रहिए। आमतौर पे एवरेज लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे विकल्प आपके पास बचे रहते हैं। अब 12वीं के बाद अगर आईआईटीज नहीं मिली तो एनआईआईटी मिल जाती है। उसके अलावा भी प्राइवेट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, काफी ऑप्शन है आपके पास, बचे रहते हैं। उसके अलावा भी आर्मी है, पायलट है, और बहुत सारे आजकल नए नए फ्रीलांसिंग बिजनेसेस हैं जहां पे आपको टेक्निकल हैंड होना पड़ता है। इनफैक्ट कुछ लोग पॉलिटेक्निक करते हैं 12वीं के बाद, और वैसे बहुत सारे विकल्प बचे रहते हैं। और जैसे बैंकिंग सेक्टर है, वो कॉमर्स वाले भी बखूबी दे लेते हैं। तो बैंकिंग में आईबीपीएस एग्जाम होता है, उसके लिए आप 12वीं के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होंगे। तो सवाल ये है कि 10वीं के बाद क्या लें, तो इन बिंदुओं पे आप विचार करें, अपने आप को पहचाने। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेकेंड हैंड इंस्पिरेशन पे काम करते हैं, मतलब हमारी प्रेरणा भी अपनी खुद की नहीं होती, हम लोग सेकेंड हैंड प्रेरणा पे काम करते हैं। मतलब कि वो हमारा जो विचार है कई बार हमारा स्वतंत्र विचार नहीं होता, वो हमारे समाज से, हमारे पड़ोस से बहुत कुछ प्रेरित होता है, और हमारे कई बार पेरेंट्स का भी थोपा हुआ विचार होता है। बाद में रियलाइज होता है कुछ साल बाद कि अरे नहीं, हम किसी और चीज के लिए बने हैं। तो एक आध दिन अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, अपने आप को टटोलिए कि आप किस लाइन के व्यक्ति हैं। और उसमें एक इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पे चर्चा करता हूं, उससे आपको मदद मिलेगी कि आप डिसीजन कैसे लें। सो स्क्रीन आप मेरी देख पा रहे हैं? ओके। तो ये इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है, एक वहां का शब्द फुल है कि स्क्रीन करिएगा सर, ये थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन मोड में जाइए। नीचे है वो बटन, यार ट्राइंग। ये यहाँ पे। अच्छा नहीं, मेरे एंड पे, अच्छा हाँ आया जी जी जी, हाँ। गुड। तो इकिगाई क्या है कि मतलब आपने 9वीं में गणित में एक समुच्चय एक विषय पढ़ा होगा, वेन डायग्राम, राइट? मुझे आज भी याद है, मैं 95 में 9th क्लास में था, तब मैंने पढ़ा था अपने उसी विद्यालय में, पुरानी बिल्डिंग में बैठ के। तो वो जो वेन डायग्राम है, अपने कैपेबिलिटीज का एक वेन डायग्राम बनाइए। मतलब ये कॉन्सेप्ट है ये कि आप कोई निर्णय कैसे लें, आपके लिए वो मोस्ट सुटेबल निर्णय क्या होगा। मतलब आदमी के अंदर बहुत क्वालिटीज होते हैं। एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। मतलब कि हर आदमी में बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और परत दर परत प्याज के छिलकों जैसा वो खुलता जाता है, और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज पता चलती हैं। पर आपको सेल्फ इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, इनर इंजीनियरिंग। तो उसमें देखिए कि आपको पसंद क्या है, आपको पैसा किस में ज्यादा मिल रहा है, और आप किस चीज में कैपेबल हैं, और क्या मार्केट में चल रहा है, क्या प्रोफेशनल कोर्स हैं, और किस में आपको मजा आ रहा है। उन सारे चीजों का जो यूनियन है, मतलब कि उन सब का जो इंटरसेक्शन है, कॉमन एरिया है, वो आपका इकिगाई है। इकिगाई मतलब कि वो आपके लिए सबसे रिवार्डिंग चीज है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो देखिए सेंटर में जो कॉमन है, उन चीजों में सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, मैं बचपन से ही मेरा एक नेचुरल एक इंक्लिनेशन रहा भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति तो बड़ा अनुराग रहा, और मैं बचपन से ही मैं कविताएं लिखने लगा था। और फिर मैं सोचता था 10वीं तक में कि अब मैं एक लेखक बनूंगा, एक कवि बनूंगा। पर जरूरी नहीं कि हमारे जो वो दिल की ख्वाहिशें हैं वो हम उस लेवल पे हों कि हम उसको अपना एज अ करियर, एज अ होल लाइफ हम परस्यू कर सके। कई बार हम क्लियर नहीं होते कि हम किस में हमें फाइनली अपना करियर बनाना है। हो सकता है कि वो आप बहुत एक्सेलेंट हो और आप उसमें एक्सेल कर जाए। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, वो
एक्टिंग लाइन के लिए ही बना था, या सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट के लिए ही बना था। उन लोगों ने अपने दिल की आवाज सुनी और उसको परस्यू किया और टॉप पे गए, शिखर पे गए। कई बार ऐसा होता नहीं है। कई बार आप एक सुंदर सा गिटार सुन लेते हैं तो आपको लगता है मैं अब गिटारिस्ट बन जाऊं। कई बार आप एक अच्छे सिंगर को सुनते हैं तो लगता है कि मेरा भी गला ठीक है, कुछ बुरा नहीं गाता, मैं भी शुरू करता हूँ। कई बार सेकंड हैंड इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि फलाना ने ये किया, उसने ये किया, तो मैं भी डॉक्टरी कर लेता हूँ, या मैं भी एयरफोर्स में चला जाता हूँ, मैं भी पायलट बन जाता हूँ। पर वो आपको ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो आप अपने आप को खंगालिए, थोड़ा पता करिए। तो ये इकिगाई, आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी मिल जाएंगे इंटरनेट वगैरह में। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी में आपके ब्रेन में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग सोचना प्रारंभ करें, जैसा मैंने शुरू में कहा था। और आपने सोचना शुरू भी कर दिया है, और आप लोग मॉडल स्कूल के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह दे के आए हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग हमेशा अच्छा दुनिया में नाम करते हैं, और हमारा प्रीवियस जो पास्ट हिस्ट्री भी रही है, काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। सो ये हो गया एक गाय का। और बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? जैसे आप या तो मैथ्स लेंगे या बायो या कॉमर्स, जो कि हमारे स्कूल में ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा फिर सवाल आता है 12वीं के बाद क्या क्या करें। जो बायो ले चुके हैं उनके लिए सुनील भाई ने ऑलरेडी मेडिकल ऑप्शंस चर्चा किए हैं। जो मैथ्स लिए हैं उनके लिए क्या क्या है? तो मैथ्स के लिए आपको ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली करनी होगी। ग्रेजुएशन में क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको पता है, इंडिया में किसी को एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। और लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है कि ज्यादा समय उसके लिए भी ड्रॉप वगैरह ज्यादा मत लीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए। और ना तो कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा आप आइडिया लेके आइए कि आपके पेरेंट्स को अननेसेसरी कोई लोड हो। कि जैसे फॉरेन स्टडीज का भी है, अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं या घर से काफी वेल टू डू हैं तो आप फॉरेन के लिए भी आ सकते हैं। सैट एक एग्जाम होता है, SAT सैट। तो सैट देके आप फॉरेन में, यूएस में, यूके में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे उसको BS बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। 4 ईयर का कोर्स होता है, जैसे हमारे यहाँ 4 ईयर का बीटेक होता है। और सारे किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं। तो वो फॉरेन स्टडीज के लिए होता है। लेकिन वो रिकमेंडेड है कि आपके पास या तो फुल स्कॉलरशिप हो। उसके लिए भी हमने लास्ट ईयर एक सेमिनार किया था, अश्विनी भाई ने हमारे कवर किया था वो टॉपिक की कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। और वो यूरोप के लिए मोस्टली, बट अमेरिका के लिए कुछ करना है तो मैं अपनी लास्ट में ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा। आप लोगों का मैं पूरा सहयोग करूंगा अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। बट सबके लिए वो संभव नहीं होगा, पर हम हर कैटेगरी के लोगों को हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई समाज का हिस्सा है, टॉप टू बॉटम। और हमें सबको एक साथ आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया मैथ्स के बाहर का ऑप्शन कि आप सैट दे के MS कर सकते हैं, या कि इंडिया में बीटेक कर लिए उसके बाद आप एमटेक, जो कि यहाँ पे MS कहलाता है, वो GRE या GRE दे के आप आ सकते हैं। वो विकल्प होता है। और कॉमर्स देखिए का आज की डेट में देखेंगे तो जी गवर्नमेंट भी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। जो स्किल इंडिया प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, आप किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आपके 12वीं के बाद। आप आज की डेट में ये गवर्नमेंट्स बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के साथ में टाई अप करते हैं और आपके लिए कुछ न कुछ नया स्कीम्स लेके आते हैं। चाहे आप स्कॉलरशिप करने जाइए, चाहे आप किसी न किसी तरह की इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जाइए और आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। एक एग्जांपल है, मैं चैट ग्रुप में शेयर करना चाहूँगा, जिसको जब भी मिस्टर शिंजो आबे और अपने प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन दोनों ने आपस में एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले, जिससे आप जापान जा सकते हैं कुछ सालों के लिए और अपना करियर आप जापान में ही बिल्ड कर सकते हैं, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। चाहे कि वो मोटर इंडस्ट्री हो, चाहे नर्सिंग इंडस्ट्री हो, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोग इसको एक बार खंगाल के आप कोशिश करिए समझने की। संतोष जी सर, आप जी आगे बढ़ें। वेल सेड। थैंक्स सुनील भाई। सो और विकल्प क्या है कि कुछ
ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, आर्ट में भी जैसे हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस हैं, तो उस सब्जेक्ट में फिर 12वीं के बाद कुछ लोग बीए करते हैं, लेकिन बीए आप कॉशियस होके ही डिसीजन लीजिए। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, कीन है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसमें जाएं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्सेज उसमें नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षेत्र बुरा होता है। अगर आप उसमें निपुण हैं, अपने सब्जेक्ट में महारत है और खूब मेहनत करने को तैयार हैं, तो आर्ट्स भी अच्छा सब्जेक्ट होता है। पर मास के लिए, एवरेज के लिए, अगर आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, जल्दी जॉब पानी है, तो उसके लिए आपको ये प्रोफेशनल कोर्सेज लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप साइंस सब्जेक्ट्स में आएंगे। या अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ज्यादा इसमें व्हाइट बोर्ड में अपने भावनाओं को उकेरे नहीं आप। ओके, तो ये क्लियर करते रहना पड़ेगा हमें बोर्ड। हाँ हाँ, या लेट मी ट्राई। क्लियर ऑल करेंगे तो निकल जाएगा। या आई एम जस्ट चेकिंग। आज आखिरी दिन है आप लोगों का स्कूल इस सेशन का, तो यस यस, सो इसलिए ज्यादा ही वो एक्साइटेड है। खुशी समझ में आ रही है। यस, और 12वीं के छात्र जो आज से निकल के अब बाहर दुनिया में डिप्लॉय हो रहे हैं, तो एट द सेम टाइम वो लोग हमारे एलुमनी ग्रुप के भी मेंबर बनेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि गिव बैक टू सोसाइटी, मतलब तेरा तुझको अर्पण के मूल भावना के तहत आप लोग भी जुड़िएगा विद्यालय परिवार से, और तभी हमारी सफलता का सच्चा मतलब है, और तभी ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलती है। ब्रह्म राक्षस एक बड़ी सुंदर, बड़ी थॉटफुल एक स्टोरी है, आप इंटरनेट में खोज के पढ़िएगा या सुनिएगा। ब्रह्म राक्षस क्या है, सारांश में एक लाइन में मैं बताऊंगा कि मतलब आप समाज से जो लेते हैं, अगर जैसे पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, वो अदा होता है। जैसे पितृ ऋण में कहते हैं कि आप संतान संसार को अपना रिप्लेसमेंट दिए तो पितृ ऋण हो गया। हालांकि 100% नहीं होता वो रिमूव, तो 100% रिपे नहीं हो सकता मातृ ऋण पितृ ऋण, बट उस डायरेक्शन में करते हैं लोग प्रयास। और वैसा ही है, समाज से लिया हुआ नॉलेज हमें उसको वापस देना होता है। अदरवाइज हम उससे, वो हमारे लिए ब्रह्म राक्षस जैसा हम अटके रहते हैं। तो उसके लिए जो आपको समाज से मिला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, उसको हम रिपे करते हैं, वापस समाज को देते हैं अपनी कैपेबिलिटीज में। वरना खाता कमाता तो हर कोई है, पर थोड़ा अपने आसपास के लिए, अपने देश के लिए, अपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ और हमें सोचना पड़ता है। तो वो हमारे लिए एक अच्छा लाइफ होता है। तो देखिए, और टॉपिक क्या है? अच्छा, आई थिंक स्टिल विजिबल है। ओके, सो बाद में अगर आप कुछ लोग जैसे एमबीए करना चाहते हैं, तो जिनको इंजीनियरिंग वगैरह करनी ही नहीं है, जैसे हमारे घर परिवार में, गांव वगैरह में कुछ बच्चे ऐसे भी निकले जिनको इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन कुछ को करनी ही नहीं थी, चाहे जो कर लो। पर होता है, दैट्स ओके, कुछ पाप नहीं है। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, हो सकता है आप मैनेजमेंट पर्सन, आपको खूब जुगाड़ करना आता हो, बातें करनी आती हो, खूब लच्छेदार बातें करना, वो भी काम आता है। क्योंकि पर्सनालिटी के कई टाइप होते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, और कुछ एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट मतलब जो मध्य में है, ना तो वो बहिर्मुखी है पूरी तरह से, ना तो अंतर्मुखी है। टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन वो अपना रंग बदलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड। और कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे जो साइंटिस्ट या आर्टिस्ट नेचर का आदमी होगा, वो ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी होगा। जो नेता टाइप का आदमी होगा या पब्लिक स्पीकर वाला होगा, वो मैनेजमेंट साइड का लाइन वाला, वो एक्सट्रोवर्ट होगा। सबके लिए समाज में काम है, और सबका जरूरत भी है सबकी। और सिमिलरली कुछ लोग होते हैं कि एम्बिवर्ट होते हैं, वो आमतौर पे एवरेज लोग ऐसा होते हैं। या आई थिंक ये ज्यादा इसमें आ गया है, तो मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग करके पुनः इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ये है जुगाड़, इंडियन जुगाड़। अब थोड़ा लिखने से परहेज करिएगा इस पे। ओके,
तो ये होता है कि मैनेजमेंट की लाइन होती है, एमबीए आप कर सकते हैं इंडिया में, पर वो थोड़ा दूर की बात है। उसके लिए आपको अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करना होगा, बट सेम टाइम में आप कैट की तैयारी शुरू कर सकते हैं इंडिया में। और मैट एक एग्जाम होता है, एमएटी सीएटी कैट। तो कैट मतलब बिल्ली नहीं, कैट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें। और उसकी तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि आप बैंकिंग के भी कई सारे एग्जाम दे सकते हैं। और फिर एक ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का। नीलांबर भाई आप क्या हैं कॉल पे अभी? नीलांबर भाई जो कि अभी वर्तमान में ज्वाइंट कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, अभी उनका मैसेज आया था कि उनको कुछ अपरिहार्य कारणों से दिल्ली निकलना पड़ा है, तो वो अभी ऑन द वे हैं शायद। अगर हो सका, संभव हुआ तो वो रास्ते में ज्वाइन करेंगे, पर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में क्या है कि इसमें भी हमारे खासतौर में हिंदी भाषी बेल्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के प्रति काफी अवेयरनेस है। तो इसमें क्या है कि यूपीएससी एग्जाम है, एमपीपीएससी है, और स्टेट लेवल की पीएससी एग्जाम्स हैं, और उसके अलावा भी मिनी पीएससी टाइप के एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है। ये सारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 8 सब्जेक्ट्स में उतरना पड़ता है, भले ही आप मैथ्स लिए हों या बायोलॉजी लिए हों। तो जिन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि अभी रिजल्ट आने वाला होगा 12वीं का, कुछ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई एम श्योर, कुछ स्टेट टॉपर निकलेंगे हमारे यहाँ से, कुछ उससे कम निकलेंगे, और कुछ फर्स्ट रिवीजन आएंगे, कुछ हो सकता है उससे कम भी आ जाए। बट निराश नहीं होना है। आपको वही बोला कि अपनी कैपेबिलिटीज को आंकना है, और उसके बाद आपको तय करना है कि आप किस लेवल में हैं। और ऑलवेज हैव अ बर्निंग डिजायर टू लर्न, टू डू समथिंग इन लाइफ। उसके बाद आपको अपने आप फ्यूल मिलेगा, जोश आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस करियर के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। मतलब हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, पर वो सब कुछ बेमानी हो जाता है अगर एक हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए। जैसे आप बहुत बढ़िया टॉपर बन गए, लेकिन आप डाकू बन गए, डकैत बन गए, या समाज के लिए एक विध्वंसक व्यक्ति बन गए, तो वो आपके स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। और समाज क्या है? हम सब आपका एक मिला हुआ समुच्चय, वही समाज है, वही राष्ट्र है ना? तो उसमें हमारा भी भला है और सबका भला है, आपके परिवार का, आपके पड़ोस का, पूरे देश का भला है। तो लार्जर थिंकिंग रखिए, और उस हिसाब से सोचिए। और फिर कुछ लोगों का क्या होता है, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोगों का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, जैसे टीचिंग, जैसे हम आज क्या कर रहे हैं, एक तरह से टीचिंग ही कर रहे हैं। तो टीचर हमारे समाज का कहते एक मैंने वो गायत्री परिवार में एक सेंटेंस पढ़ा था कि हमारे स्कूल में भी लिखा है कि शिक्षक शिक्षक हैं जग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। ऐसा कुछ वाक्य आई थिंक हमारे स्कूल के दीवार पे लिखा हुआ भी था, ये वाक्य सुवाक्य मुझे अभी भी याद है। तो क्या है कि अगर आप टीचर इनबिल्ट टीचर हैं तो उस लाइन में जा सकते हैं, या कि एज अ करियर भी आप जाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, आप उसमें जाइए। इसके लिए हमारे संदीप भाई जो स्वयं टीचर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं मध्य प्रदेश में, वो टॉपिक लेने वाले थे, और वो भी राइट नाउ ड्यू टू सम मीटिंग वो न्यू दिल्ली के लिए निकल गए थे, ऑन द वे हैं। अगर संभव हुआ तो वो बोलेंगे। संदीप भाई आप हैं क्या कॉल पे अभी राइट नाउ? ही इज ऑन द वे, सो मे बी वो अभी नेटवर्क इशू आ जा रहा होगा, बट आई कैन कवर दैट टॉपिक। ओके, सो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ सेकंड दीजिएगा मुझे। सॉरी, आई थिंक 1 आवर तो हो गया है, पर हमने लेट स्टार्ट किया था, तो कुछ मिनट और बारू में करूंगा आप लोगों से। ओके, सो लेट मी शेयर अनदर स्लाइड। तो टीचिंग जॉब में क्या है कि
आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ संतोष सर, दिख रहा है आपका स्क्रीन। जी। सो एलिजिबिलिटी फॉर पीआरटी, उसमें क्या है, 12th डीएड, बीएड, CTET or TET with 60% for general and 50% for OBC and others. ये एक है एग्जाम। एक TGT का एग्जाम होता है, ये सब 12वीं के बाद होते हैं। और मुझे पता है कि ये कुछ लोगों का ये भी अपना गोल होता है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक भी कवर किया। जैसे मैं अभी सतत संपर्क में हूँ अपने विद्यालय के कुछ छात्रों से, कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक मदद मुहैया करें। सो कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें टीचर ही बनना है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक रखा। सो टीजीटी भी है एक, उसके लिए आप बीएससी बीकॉम या बीए विद 55% करेंगे, बीएड करेंगे, सीटीईटी और टीईटी विद 60% फॉर जनरल एंड 50% फॉर ओबीसी एंड अदर्स। फॉर पीजीटी इसके लिए एमए, एमएससी और एमकॉम होना चाहिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, मिनिमम 50%, और बीएड। तो इसमें क्या है कि PGT is postgraduate teacher for 11-12, D.Ed diploma in education, B.Ed bachelor in elementary। आप जो देख सकते हैं ये सारे कोर्स, आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बारे में आप बाद में गूगल में अपने अभिभावकों से भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मेरा काम है टॉर्च दिखाने का, सब कुछ तो स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती, पर टॉर्च मैं जरूर दिखाऊंगा कि आप अपना रास्ता तय कर लें। तो ये सारे ऑप्शन हैं टीचिंग के लिए। और कुछ लोग इनबिल्ट टीचर होते हैं, भले कोई भी प्रोफेशन वो चूज कर लें, लेकिन वो बाय हार्ट वो टीचर होते हैं और वो उसी को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो एक चीज होती है। फिर क्या है कि एक हमने टॉपिक देखा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कुछ लोग क्या होता है कि वो जॉब के लिए नहीं बने होते हैं, उनको बिजनेस में ही मजा आता है, या कि वो अगर बिजनेस ही करें तो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने, हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि आप बिजनेस में जाना चाहें, या कि आप फ्रॉम द स्क्रैच आप सेल्फ मेड मैन हो या सेल्फ मेड वुमेन हो, वो आप शुरू करना चाहते हो अपना कुछ व्यवसाय। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कम से कम एजुकेशन तो बढ़िया रखिएगी पहले। मतलब वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आई डोंट थिंक कि ऐसा हमारे बीच में शायद ही कोई होगा जिसको पढ़ने से कोई विरक्ति हो, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर दिल के कोने में कहीं एक भागने की गुंजाइश हो तो उसको भूल जाइए। पढ़ाई बिना कल्याण नहीं है, तो पढ़ते रहिए, किताबों से दोस्ती करिए, अधिक से अधिक पढ़िए, नॉलेज लीजिए। भले आपको बिजनेस ही करना हो, भले आपको एक छोटी सी फॉर्चून की ही दुकान क्यों ना खोलनी हो, लेकिन पढ़ते रहने से बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कथन याद आता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो भी इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। आप समझ ही गए होंगे, बहुत पावरफुल चीज है शिक्षा। तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, किताबों से दोस्ती करें। खुद पे निवेश करना है तो सबसे अच्छा निवेश होता है। इन्वेस्ट करें खुद पे, किताबें खरीदें, अधिक से अधिक पढ़ें। भले आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो कार्टून या नॉवेल या कहानी की किताबें पढ़िए, और फिर धीरे धीरे आप लत लगाइए। कुछ लत अच्छी भी होती हैं, सारी लतें बुरी नहीं होती, आप पढ़ने की लत लगाइए। मैं खुद का एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि मैं आज भी पढ़ता हूँ। लगभग जितना कि एक स्कूल कॉलेज में इनरोल्ड छात्र पढ़ता होगा, उतना मैं 24 घंटे में समय निकाल के जरूर पढ़ लेता हूँ, अपनी सारी प्रोफेशनल पर्सनल जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ, और बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक है हमारा एक करियर ऑप्शन, डिफेंस, आर्मी। ये आर्मी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एज अ करियर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और जिनमें राष्ट्र भावना, देश भावना, देश को सर्व करने का भावना है डायरेक्ट, उसमें कुछ जोश में है, और अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, मर मिटने की चाह है उनके लिए, तो है ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मर मिटना ही होता है। इट इज अ प्योर एक्सेलेंट करियर ऑप्शन। तो आर्मी में क्या है कि आज की डेट में आर्मी में एक तो आजकल काफी चर्चा का विषय रहा है वो कौन सा, अग्निवीर भर्ती। सो अग्निवीर भर्ती तो एक
हाईलाइट किया, एटलीस्ट उसके माध्यम से लोगों के दिमाग में आया। पर वो नॉन कमीशन जॉब है, और दो टाइप की जॉब होती है। एक कमीशन जॉब जिसमें एसएसबी होता है, एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसका एक मल्टीपल लेवल का एग्जाम होता है। उससे पहले कुछ रिटन टेस्ट होते हैं, जैसे कि 12वीं के बाद एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन टेस्ट होता है। मैंने खुद भी दिया था, मैंने क्वालिफाई किया था। और पर ये उस जमाने में इंटरनेट में रिजल्ट नहीं आता था, तो मेरा रिजल्ट बाद में आया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी में नहीं जा पाया था। फिर बाद में मैं बीटेक के बाद भी मैं एसएसबी में गया था और कुछ राउंड तक गया, पर आगे क्लियर नहीं कर पाया था। बट समहाउ आई नो, इवन अगर आपको ज्वाइन ना भी करना हो तो भी मैं कहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट एसएसबी की प्रोसेस से होके गुजरिए। कई बार कुछ जर्नी इटसेल्फ में बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी लर्निंग होती है। आप देखेंगे कुछ दिन का अवसर मिलेगा, एसएसबी में आने जाने का किराया भी रिम्बर्स कर देते हैं, और आपको देखने को मिलेगा, आप एक सप्ताह वहां पे आर्मी कैंपस में रहेंगे। मैं इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड में गया था, तो मैंने वहां पे देखा था कैसा जीवन है वहां का। सो देखिए क्या है, एक विकल्प हमारे पास कि एसएसबी से पहले एनडीए कर सकते हैं, और बीटेक के बाद आप क्या करेंगे कि सीडीएस कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसे टीईएस बोलते हैं। टीईएस आप चाहे पेपर में नोट कर लीजिए, टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें भी टेक्निकल साइड की जॉब मिलती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ कम्बैट फील्ड होता है, कुछ नॉन कम्बैट, मतलब जैसे टैंक मेंटेनेंस है, या एरोप्लेन का ग्राउंड स्टाफ है, उसके टेक्निकल स्टाफ हैं, वहां पे भी इंजीनियर चाहिए। मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर चाहिए, इवन वहां पे पंडित पुजारी भी चाहिए, और कुछ टीचिंग स्टाफ भी चाहिए होता है। तो हर प्रकार के उसमें जॉब होते हैं। और 10+2 और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए क्या है कि मोर देन 60% आपके पीसीएम सब्जेक्ट में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। फिर उसके बाद आप कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो कि सीएमई कॉलेज पुणे में है, महाराष्ट्र में। फिर 10+2 टीईएस एग्जाम है फॉर नेवी, नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज लोनावाला महाराष्ट्र में है वो। उसमें भी 4 साल का पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। उसके बाद आप नेवी में डिप्लॉय होते हैं, और उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको जेई वाला एग्जाम भी दिए रहना पड़ता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उससे ही सारा डिसीजन होगा, लेकिन आपका स्कोर लगता है। तो आप अगर मैथ्स लिए हैं तो ये जेई वाला एग्जाम जरूर देगा। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होता है कि सीडीएस है ऑल 3 विंग्स के लिए, मतलब आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए। और कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। कुछ लोगों को क्या है कि कुछ साल जाके 7 साल या 12 साल ऐसा कुछ होता है, शॉर्ट टाइम में कुछ साल नौकरी किए उसमें, और बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गए, कारपोरेट वर्ल्ड में आ गए, और उनको यहाँ डिस्काउंट भी मिलता है। और अभी रिसेंटली कुछ मैंने पता किया था, कुछ यूपीएससी में भी कुछ वेवर, कुछ डिस्काउंट मिलने वाला था, कि ऐसा विचार कर रही है गवर्नमेंट की जो आर्मी से आएंगे उनको भी अकोमोडेट किया जाए। और तमाम स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में काफी प्रेफरेंस भी मिलता है। और एक यूईएस स्कीम होती है, विदाउट गिविंग एनी एग्जाम, बिना कोई रिटन टेस्ट दिए आप डायरेक्ट यूईएस के थ्रू आप इसमें ले सकते हैं भर्ती। अच्छा, सेशन के लास्ट में मैं क्यूए सेशन भी करूंगा। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, सो मैं लास्ट में सेशन में कुछ समय दूंगा आप लोगों को प्रश्न के लिए। और फिर क्या है, प्री फाइनल ईयर या कि फाइनल ईयर में भी आप यूईएस एग्जाम तो है नहीं, खैर एसएसबी आप दे सकते हैं। और एक टीजीसी स्कीम है, टेक्निकल ग्रेजुएशन कमीशन, ओनली इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग, जो कि शॉर्ट सर्विस एंड परमानेंट दोनों टाइप की जॉब ऑफर करता है। एक टीजीसी के इक्विवेलेंट नेवी में भी होता है, टीजीसी के इक्विवेलेंट एफसीएटी, एफ कैट होता है फॉर एयरफोर्स ग्राउंड स्टाफ। अच्छा, एक होता है एनसीसी, आप सब लोग जानते होंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो अगर आपके पास सी होल्डर है, सी क्लास, सी कैटेगरी होती है, तो उसमें यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द एसएसबी विदाउट एनी एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ ऑफिसर जॉब्स। और टीजीसी अलाउज फीमेल आल्सो। तो कुछ लड़कियों को जिनको जज्बा है, जिनको पैशन है आर्मी ज्वाइन करने का, वो टीजीसी के तहत फीमेल भी आर्मी ज्वाइन कर सकती है।
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें आर्मी फील्ड में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, तो हर वर्ग के लोगों को उसमें बराबर अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो और इसमें कुछ जो सिपाही लेवल की भी भर्ती होती है, कुछ लोगों को जिनको बाकी कुछ ग्रेजुएशन नहीं करना है, वो लोग वहां से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोटे तौर पे ये सारे विकल्प कवर किए हैं। मैं क्यूए सेशन ओपन करना चाहूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको टॉपिक पे, तब तक मैं आप ये अपनी मेरी मेल आईडी भी नोट कर लीजिए, और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बारी बारी से कोई सवाल है तो आप बेशक पूछिए। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अभी तक में आपको कोई सवाल आया कि मैंने सुला दिया आप लोगों को? अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें और प्रश्न पूछें, या बोल नहीं पा रहे हैं तो आप चैट विंडो पे डाल दें अपना मैसेज। ओके, समथिंग अबाउट लॉ, गुड क्वेश्चन। या सो एलएलबी और बीएलएलएम, ये दो ऑप्शंस हैं, और एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का कंबाइंड एग्जाम होता है। कंबाइंड एग्जाम तो नहीं, डायरेक्ट कोर्स होता है बीएलएलएम। और भोपाल में इसका काफी अच्छा कॉलेज है, इसको नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी आप डीयू यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जेएनयू विश्वविद्यालय है, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका एक रिटन टेस्ट होता है और फीस बहुत नॉमिनल है, वहां पे जा सकते हैं। नॉट ओनली फॉर लॉ, लेकिन आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के लिए भी वहां पे जा सकते हैं, आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए। और वहां पे अच्छा खासा ये यूपीएससी वाला माहौल है, कई सारे हमारे नोबल विनर्स निकले हैं, जैसे डॉक्टर अमर सेन जी निकले हैं वहां से, जिनको हाल में ही अर्थशास्त्र का पूरा नोबेल प्राइज मिला था, हमारे जेएनयू के पास आउट हैं। और डॉक्टर ये हमारे जो गवर्नर थे, उनका क्या नाम था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे आरबीआई के गवर्नर रघुराज जी, वो भी हमारे जेएनयू से निकले थे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ। स्ट्रीम खत्म होने वाली है? ओके, नहीं, आई थिंक अभी तो चलेगा। हाउ मेनी सीट्स इन एनडीए? एनडीए के लिए आप गूगल कर लीजिएगा, काफी सीट रहती हैं, और उसका पासिंग मार्क्स शायद 25% ही होता है, और उसमें इंग्लिश, मैथ, जनरल मैथ्स अप टू 10th ग्रेड वो रहेगी, जनरल नॉलेज रहेगा आपका। आप अगर पेपर पढ़ते हैं तो आपसे वो बन जाएगा। और सीट कितनी है एग्जैक्टली मैं रॉन्ग फिगर नहीं देना चाहूंगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा। वो कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कितनी रिक्वायरमेंट है किस साल में, उस साल वो उतनी निकालते हैं। एंड क्वेश्चन इज एशियन कंट्रीज कॉलेज डिग्री एलिजिबल इन इंडिया। ओके, सो एशिया में क्या है कि मोस्टली तो 3 ईयर के कोर्सेज हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका में 4 ईयर के कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज सारे। तो अगर आप वहां से यहाँ आएंगे बाद में पीजी वगैरह करने, तो आपको या तो 4 ईयर का कोर्स इंडिया का होना चाहिए, या तो अगर 3 ईयर कोर्स है तो फिर आपको एक पीजी इंडिया से करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे 4 ईयर के लिए माने जाएंगे बराबर। ओके, अनदर क्वेश्चन है हाउ टू स्ट्रॉन्ग अवर बेसिक मैथ। बेसिक मैथ से अगर मैं सही अर्थ निकाल पा रहा हूं तो मतलब 10th तक की मैथ, जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी। मतलब कि आपको कैलकुलस है, ज्यामिति है, ये सारी चीजें आपको स्कूल तक में अगर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कमांड नहीं आ पाया है तो उसको आप रिवाइज करिए, और गर्मी की छुट्टियां हैं अभी इसमें पढ़िए। हाउ मेनी मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्लियर यूपीएससी? ओके, सो यूपीएससी के लिए हर साल कट ऑफ जाता है, पर बहुत सक्सेस रेशियो काफी कम है, मैं कहूंगा 99% लोगों का नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से लगे हैं तो उसमें क्या है कि ऑन एवरेज क्या होता है कि जैसे आईएएस वगैरह में 350-400 सीट आजकल आती हैं, और उसमें आप अगर टॉप रैंक में हैं तो आपको क्लियर कट आईएएस रोल मिल जाता है, नहीं तो बहुत सारी आईएएस अलायंस जॉब होती हैं। यूपीएससी के थ्रू भी डिफेंस में होता है, आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे आनंद भाई, वो खुद यूपीएससी से डिफेंस में गए हैं। और हाउ मेनी आईआईटी कॉलेजेस इन इंडिया?
आप गूगल में देख लीजिए, पहले तो 6 थे, आजकल 36 भी हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं। ओके, हाउ टू इम्प्रूव इंटेंसिटी टू डू एनी वर्क, गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि खुशी त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, इसमें क्या है कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपको चाहिए क्यों, कुछ करना है तो क्यों करना है, खुद के लिए या परिवार के लिए या समाज के लिए, है ना। तो उसके लिए आप, सबसे मेन चीज है किताबों से दोस्ती करिए, खूब पढ़िए। और आजकल तो यूट्यूब में तमाम पॉडकास्ट मिलते हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशनल आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं कुछ किताबें भी रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे यू कैन विन, मोटिवेशन के लिए बुक है। आप थिंकिंग अबाउट लाइफ के बारे में सोचना है तो एक बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, वो पढ़ सकते हैं। और वोकेबुलरी बढ़ानी है, इंटेलिजेंस बढ़ाना है तो थोड़ा सा ये वर्ड पावर मेड इजी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। और एक श्रीमद् भगवत गीता, जिसका मैं स्वयं एक व्यक्तिगत तौर पे फैन हूँ, वो मैनुअल ऑफ लाइफ है। उसके लिए आपको आई थिंक हर जगह उपलब्ध भी रहती है, वरना आप लोग हमें गिवन ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें विद द रीजन कि आपको ऐसा क्यों चाहिए। हाउ टू बिकम अ जज, ये भी यूपीएससी वाली लाइन का सवाल है कि आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, और जज का एक अलग से एग्जाम भी होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। सेम पैटर्न होता है, प्री मेंस फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। तो उसमें आपको लेकिन आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और काफी उसमें भी टफ कंपटीशन है, जस्ट लाइक पीएससी, आप उसको समझ लीजिए, पीएससी एग्जाम जैसा। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है कि सोंधिया जी पूछ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, ओके। सो आईबीपीएस एग्जाम है, और कुछ बैंकों का कंबाइंड एग्जाम होता है, मतलब उसमें जैसे आपका केनरा बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, सारे बैंकों का एक कॉमन एग्जाम हो गया। जैसे इंजीनियरिंग के लिए होता है कॉमन टेस्ट, फिर मेरिट के बेसिस पे, आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको बैंक मिल जाते हैं। उसमें भी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती, पर मैथ्स अच्छी, मैथ्स एप्टीट्यूड, उसके लिए आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है मैथ्स की और रीजनिंग की, तो उसको आप पढ़िए। उससे आप बैंकिंग सेक्टर में पीओ की, अच्छी ऑफिसर की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब है, वो आप कर सकते हैं। आस्था सिंह पूछ रहे हैं हाउ टू बिकम इंटरनेशनल लॉयर, तो आई थिंक उसके लिए आपको वही, आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए तो और अच्छा है। और उसके लिए फिर आपको कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। कई कंपनीज में लीगल एडवाइजर होते हैं, आपको मल्टीनेशनल कंपनी पकड़नी पड़ेगी। आजकल सारी कंपनीज को अपना एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए अपनी लीगल टीम बैठानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल जॉब मार्केट मिल जाएगा। उसके लिए पर यह है कि आप ग्रेजुएशन करिए, लॉ की पढ़ाई करिए, और इवन सीएस वगैरह भी जो होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी, वो जॉब भी उसी के इक्विवेलेंट ही है। आप कंपनी की पॉलिसीज वगैरह बताते हैं, लीगल एस्पेक्ट आप बताते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे कॉलेज हैं दिल्ली में, जैसे जेएनयू, डीयू वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं। जामिया विश्वविद्यालय, ये सब भी बहुत अच्छे हैं। सम टिप्स फॉर जेई, जेई के लिए देखिए बड़ा ही वृहद सब्जेक्ट है ये, अश्मित द्विवेदी जी पूछ रहे हैं। सो जेई के लिए आपको ज्यादा बाहर तो जाने की जरूरत नहीं होगी, आपके आसपास सब लोग आपके विद्यालय में भी तैयारी कर रहे होंगे। जेई के लिए आप जो कंपटीशन की बुक्स हैं, अभी हमने प्रयास किया है कि अपने विद्यालय का जो लाइब्रेरी है वो पुस्तकालय संवर्धन करेंगे हम, बहुत जल्दी ही हम वहाँ पे और पुस्तकें जेई वगैरह की और नीट एग्जाम की हम ऐड करवाएंगे, तो वहाँ पे हम ऐड करवाएंगे। लेकिन आप गूगल में थोड़ा देख लीजिए इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। हम लोग तो जैसे इसकी अलग से जो बुक आती थी, जैसे एमएल खन्ना की मैथ्स पढ़ते थे, फिर एक वो आरएस अग्रवाल की बुक आती थी, फिर ओपी अग्रवाल की एक फिजिक्स की एक बड़ी अच्छी बुक आती है, डॉक्टर कौन है वो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 करके आती है वो बुक, एस सी वर्मा, यू आर राइट, एस सी वर्मा जी, उनकी बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने स्टोरी टाइप से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो उस बुक को पढ़िए। ऐसे केमिस्ट्री में प्रदीप की केमिस्ट्री है, बड़ी अच्छी बुक है। और कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप गूगल में अपने सहपाठियों से भी चर्चा कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू क्लियरिंग आईआईटी, बस मेहनत करनी है आपको, भयानक मेहनत करनी है। आप भूल जाइए दुनियादारी, मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स देखना भूल जाइए। कभी इंटरटेनमेंट के लिए 5 मिनट देखे तो ठीक है, पर वो ट्रैप है, आप उसमें फंस जाते हैं। अगर रील देखने लगे तो कब 1 घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलते। तो उन चीजों से बचिए, अपने आप को रिजर्व करिए, डेडिकेट करिए,
अपने इस महत्वपूर्ण समय में आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। एक बर्निंग डिजायर रखिए और उसके पीछे का कारण 5 वाई एनालिसिस होता है किसी भी काम करने के लिए, कि आप 5 बार अपने से सवाल कीजिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं और ऐसा कर रहा हूं। जैसे मैं इंजीनियरिंग क्यों करना चाहता हूं, शायद मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं शोहरत चाहता हूं, या अपने घर की परिस्थितियों से मैं इतना इंस्पायर हुआ हूं कि मुझे अब सबको बाहर निकालना है उस मध्य लाइक मिडिल क्लास के चक्रव्यूह से। तो या कि आपका एक इनर इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करने का, तो उसमें ड्रिल डाउन करिए, खुद को पूछिए, 4-5 बार सवाल करिए, ताकि ये पता चले कि आपका रियल इंटरेस्ट है कि सेकंड हैंड इंटरेस्ट है ये। Okay, if you want to do business, is it necessary to have commerce stream only? No, not at all. Even doctor, engineer, कोई हर फील्ड के लोग करते हैं, ये तो खुला क्षेत्र है। पर ये है कि आप पढ़ाई कुछ करिए, कॉमर्स से जरूरी नहीं है, पर कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने लेजर सीखा, टैली सीखा, पर वो चीजें आप अलग से भी सीख सकते हैं। और उडमी एक कोर्स होता है, मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल है उडमी, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेके मिल जाएंगी। उडमी मैंने पिंग किया है, UDEMY। तो उडमी में आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे नए लर्निंग एप्स, हाउ टू डेवलप एप्स, वो सीखिए। हम लोग अभी आने वाले निकट भविष्य में विद्यालय में कुछ और प्रोग्राम करवाएंगे, जैसे ऐप डेवलपमेंट काफी ट्रेंडी है। सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग करना सीखिए, ऐप कैसे बनाते हैं वो सीखिए। अभी मैं न्यूयॉर्क में कुछ स्कूल्स में एज अ वॉलंटियर मैं उनको हेल्प कर रहा था, एक एनजीओ, पेंसिल एनजीओ के थ्रू उनको मेंटल हेल्थ पे ऐप बनाने के लिए मैंने हेल्प किया था। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका में हो रहा है वही हर जगह हो सकता है। हम सबको ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप लोग पैटर्न ये ऐप बनाना सीख सकते हैं, ट्रेंडी चीजें सीख सकते हैं, प्रोफेशनल चीजें सीख सकते हैं आप लोग। इफ यू वांट टू डिस्कस, इफ आई वांट टू डू बिजनेस, सृष्टि सिंह, is it necessary to do commerce? No, I already answered. सर ये इंडिया का बता रहे हैं? यस, मैं इंडिया का ही बिजनेस बता रहा हूं, पर बिजनेस का जो यूएसपी है वो एक ही है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। 3M, मनी, मटेरियल और मैनेजमेंट, 3M होते हैं बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपके पास पैसा हो, पैसा नहीं भी है तो आप में रिस्क लेने की क्षमता हो, तो पैसा फंड रेज भी हो जाता है। फंड रेज मतलब दुनिया से चंदा नहीं, पर उसके लिए कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ एंजल सिस्टम होते हैं और कुछ जॉइंट वेंचर्स होते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। अनुष्का दीक्षित का सवाल है, इज इट नेसेसरी टू टेक आर्ट स्ट्रीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज? नहीं, आप मैथ्स या साइंस से भी आप वो एग्जाम दे सकते हैं, पर सहूलियत बाद में होती है लोगों को। जैसे अगर आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीएस का, जनरल स्टडीज, तो उसमें बहुत कुछ तो इतिहास से आ जाता है, तो फिर कई लोग क्या होता है कि इतिहास की पढ़ाई बाद में भी कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा अगर आप डेडिकेट 1 ईयर अपने आप को देते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम, आप यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सब कुछ पढ़ सकते हैं। भले आप बायोलॉजी वाले हों, मैथ्स वाले हों, आप सब पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हौसला रखिए, अगर आपको देना है तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। और 1 साल लेकिन आपको लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, 6वीं से लेके 12वीं तक की, और सारा सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। उसमें ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सब कुछ कवर हो जाएगा। विच बुक इज वेरी यूजफुल फॉर मैथ्स? ओके, तो इसके लिए आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक टिप मैं देना चाहूंगा कि आप शकुंतला देवी की एक बुक आती है, पजल्स टू पजल यू। उसमें क्या है कि पजल होती हैं, थेज़ॉर, उसको क्या बोलते हैं कि रिडल्स। उसमें कहते हैं कि अगर उस टाइप का आपका एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है, तो आप लोगों का रीजनिंग स्किल भी बहुत अच्छा होता है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, पजल्स टू पजल यू, नोट कर लीजिएगा। शकुंतला देवी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम 1 से शुरू करिए, मैंने खुद भी लगाया था, बहुत अच्छी बुक है। ओके, नीरज ओझा जी पूछ रहे हैं, एयर विच बुक शुड आई रीड टू नो अबाउट
that in this era about human psychology, work and how to do better in the community. Okay, good. बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए आप एक युवल नोआ हरारी, एक इजराइल के प्रोफेसर हैं आज के डेट में, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट माइंड में एक कहे जाते हैं, नोआ हरारी। उनकी एक बुक है सैपियंस, SAPIEN, सैपियन बुक आप पढ़ सकते हैं। उसमें ह्यूमन मतलब होमोसेपियन कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी जर्नी और आज तक कहाँ तक पहुंचा है, उसकी सारी जर्नी दी हुई है। और पूरे विश्व के सारे ह्यूमन सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने चित्रण किया है। तो उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो सोफीज वर्ल्ड एक बुक है, सोफीज वर्ल्ड से आप शुरू कर सकते हैं। उसमें एक पिता अपनी पुत्री को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाता है जीवन के सवालों के प्रति, उसको अवेयर करता है कि मतलब लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। उन सवालों के जवाब बड़े सुंदर तरीके से उसमें दिया गया है और आदमी को सोचने के लिए इग्नाइट करती है वो किताब। सोफीज वर्ल्ड आप नोट कर लीजिए। तो उसको अगर आपको फिलॉसफी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ सकते हैं। और सर यू आर इन अमेरिका सो फॉर श्योर यू वुड बी टॉपर। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था कि टॉपर ही सब कुछ करता है। मैं खुद भी ऐसा हमेशा टॉपर नहीं रहा हूँ। शुरू में मिडिल स्कूल तक मैं टॉपर था। मैं 8वीं के बाद मेरा एक ग्रामीण प्रतिभावान खोज परीक्षा में हुआ था, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन फिर बाद में शायद मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था जब गांव से शहर में आया कुछ समय के लिए। और फिर मैं कुछ समय के लिए टॉपर नहीं था, लेकिन बाद में फिर होश संभाला और फिर ईमानदारी से अपना काम शुरू किया। और अब जहाँ पे हूँ अच्छे से अपना काम कर पा रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है लाइफ में ना, ये साइनोसॉइडल होता है, जिगजैग, ऊपर नीचे जिंदगी का जर्नी चलती है। कई बार कोई आगे होता है वो 10-5 साल बाद पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना शिद्दत से, कितनी लगन से कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये भ्रम न पालिए कि सिर्फ टॉपर ही कुछ करेगा। कई बार मीडियोकर आदमी भी बहुत कुछ कर पाता है, लेकिन उसके लिए उसमें लगन बनी होनी चाहिए, एक जिद, एक पागलपन बना होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, तो आप जरूर कर लेंगे। आस्था सिंह पूछ रहे हैं सर व्हाट शुड आई डू टू गो इन हार्वर्ड। तो ठीक है, SAT एग्जाम दीजिए। अगर आप उसमें टॉप मेरिट में आती हैं तो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगी। नॉट ओनली हार्वर्ड, हार्वर्ड के ही टॉप रैंकिंग में और भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी पढ़े थे। उन्होंने डबल PhD की थी, हमारे यहीं पास में ही है न्यूयॉर्क में। और कॉर्नेल है, आईवी लीग, जैसे अपने इंडिया में IIT IIM कहलाता है, वैसे ही अमेरिका में आईवी लीग कहलाता है। उसमें 6 कॉलेज आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उनसे पढ़ने का मतलब सेम लाइक IIT IIM जैसा है हमारे इंडिया के। सर भूमिका जी पूछ रहे हैं सर इस समय BSc BCA करना सही होगा क्या। तो देखिए, अगर आपको मतलब अगर इंजीनियरिंग में नहीं जाना है या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हाँ वो भी कर सकते हैं। तो अगर प्रोफेशनल करेंगे तो थोड़ा जॉब मार्केट जल्दी मिलेगा, उसके लिए आप BCA कर लीजिए। BSc हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलेगा, लेकिन उसमें प्रोफेशनल जॉब्स का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। बट BSc के बाद भी फिर लोग अपना गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, बैंकिंग सेक्टर देते हैं, वो ऑप्शन खुला रहता है। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमने बताया CACS, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का ऑप्शन है। सजेस्ट अ बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, एक CH मार्टिन की एक बुक आती है, उससे पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, मैंने स्वयं भी उसको पढ़ा था। हाउ टू स्ट्रॉन्ग अवर कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग स्किल, RS अग्रवाल की बुक पढ़िए, शकुंतला देवी की बुक पढ़िए। हाउ टू डू माई पैशन, हाउ टू फाइंड माई पैशन, एक गाय की एक किताब भी आती है, उस किताब को पढ़ लीजिए। और कुछ आज नेट पे भी पॉडकास्ट वगैरह मिल जाएंगे। संदीप माहेश्वरी जी के कुछ मोटिवेशन सुन लीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हैं सुन लीजिए, एक डॉक्टर पाटनी हैं उनके सुन लीजिए YouTube। और पुनीत जी पूछ रहे हैं सर लोगों की मदद के लिए क्या करूं जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले किसी की मदद करने से पहले अपनी खुद की मदद करना जरूरी होता है। जैसे आप अगर फ्लाइट में सफर किए होंगे या करेंगे तो उसमें अनाउंस करते हैं कि ऑक्सीजन का अगर कमी हो, बाय द वे इत्तफाकन कुछ एक्सीडेंट्स होता है, तो सबसे पहले मास्क
खुद को लगाएं, पहले आप खुद की ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू करें, फिर बाकी को ऑक्सीजन दें। हमारे ग्रैंडफादर बब्बा एक बात कहते थे कि अगर सवाल कहते थे, अगर हमरे दाढ़ी में आगी लाग हो या तुम्हारे दाढ़ी में आगी लाग हो तो केकर दाढ़ी आगी पहले बुझाओ। तो सबसे पहले अपने दाढ़ी की आगी बुझाओ, फिर जब मौका लागी तो तुम्हारे दाढ़ी में 2 घसा लगा दे। राइट, कहने का मतलब ये है, रिमही में मैं कह गया कि आप पहले अपनी जरूरतें, अपने आप को बुलंद कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आप मदद कर सकें। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत बड़ा टाइटल चाहिए, आपको बहुत बड़ा पद चाहिए, पैसा चाहिए, वो बातें जरूरी नहीं है। लेकिन पहले ये समय है आपको ईमानदारी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, वो करिए। फिर ये अगर दिल में भाव है तो ये बहुत बढ़िया भाव है, और आपको बहुत अवसर मिलेंगे। आप अपने अपने विद्यालय के लिए कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट जो एलुमनाई ग्रुप है उससे जुड़ेंगे, प्रिंसिपल सर के संपर्क में रहिए, हम लोगों के संपर्क में रहिए। समाज को करने के लिए एजुकेशन एक बहुत अच्छा फील्ड है, एजुकेशन में आप पढ़ाइए, ज्यादा नहीं, कम से कम एक व्यक्ति की सहायता कर दीजिए। अपने आसपास कोई बच्चा या बच्ची जो स्ट्रगल कर रहा हो उसको बता दीजिए, सही गाइडेंस दे दीजिए। जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, आप मेंटरिंग कर दीजिए तो भी उसको बहुत मदद मिल जाएगी। आस्था सिंह पूछ रही हैं, ओवरवर्क इज गुड। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित, अति न करिए, पर अभी अब डिपेंड करता है कि आपका ओवरवर्क हमारे ओवरवर्क में फर्क हो सकता है। हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए 5 घंटा पढ़ना बढ़िया है, किसी के लिए 5 घंटा ही ओवरवर्क हो जाता है, कोई 10 घंटा पढ़ेगा, कोई 18 घंटा पढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप ओवरवर्क किसको मानती हैं या मानते हैं। लेकिन अभी तो मेहनत का टाइम है, अभी आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, आप अधिक से अधिक मेहनत करिए। ओके, सो मैं एक स्कूल। सवाल देख पा रहा हूँ कि मोटिवेशनल पर्सन के बारे में तुषार जानना चाह रहा है। तुषार, मोटिवेशनल पर्सन यूट्यूब पे मत ढूंढिए, आप मोटिवेशनल पर्सन आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। और मोटिवेशन किसी से चाहिए तो आप किताबें पढ़िए, कोई सी भी किताब उठाइए। कोई सजेस्ट करने वाली बात नहीं कि एक XYZ किताब आप उठाइए, यू कैन गो फॉर एनी बुक। बट अगर नॉर्मल लाइफ में अगर मैं देखूं तो क्रिकेट से जरूर लगाव होगा आप सबको। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल और कितना सेल्फ मोटिवेटेड हमारे पुराने कप्तान कोहली साहब रहे हैं। तो कोहली अभी भी उतने ही मोटिवेटेड होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो ही कुड बी अ बेस्ट पर्सन फॉर गेटिंग मोटिवेशन। तो यू कैन फॉलो हिम, आई वुड से, क्योंकि आज की डेट में वो युवा है और आप भी युवा हैं। और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को और टीम को मोटिवेट करते हैं। या फिर आप देखिए तो काफी अच्छे तरीके से मोटिवेशन के लिए आप धोनी को भी देख सकते हैं। धोनी काफी अच्छा मोटिवेट करते हैं टीम को। लेकिन ये क्रिकेट की दुनिया, और क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप आज की डेट में आप देखिए तो हमारे इंडिया में बहुत से लोग क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं, इतना फैन फॉलोइंग है क्रिकेट को लेके। क्यों ना क्रिकेट से ही कुछ सीखा जाए। राइट, राइट, एज यू सेड राइटली, क्रिकेट से कर सकते हैं। और अभी हमारे यूट्यूब में खासतौर में कोरोना काल के बाद से काफी इमर्ज हुआ है, नए यूट्यूब में आए हैं लोग। और अभी एक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं जो IAS फैक्ट्री कहलाते हैं, उनका दृष्टि IAS चैनल चलता है, उसमें आप देख सकते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले वो अमेरिका आए थे, हाँ, न्यूयॉर्क शायद में। आपसे मुलाकात भी हुई हमने, जी हमने वो जी, हाँ अवसर जी, देखा। जी जी, हाँ, उनसे मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई और बातें हुई कि क्या पढ़ा जाए। अपने हम लोगों ने एक्सचेंज किया अपना इंडिया और अमेरिका को लेके अपने विचारों को, और क्या किया जाए, जो कि हम लोगों का विचार रहता है हमेशा कि देश समाज की ह्यूमैनिटी की मदद कैसे करें। इन विषयों पे बातें हुई हमारी। तो इनका विकास दिव्यकीर्ति जी का आप चैनल, वो खुद भी IAS थे, लेकिन अपने पैशन को जीने के लिए उन्होंने टीचिंग लाइन पकड़ लिया। और अभी वो खुद IAS फैक्ट्री बन चुके हैं, काइंड ऑफ। हर उनके यहाँ से IAS टॉपर्स निकलते हैं दिल्ली में, कुछ उनके जयपुर और इलाहाबाद में भी सेंटर्स खुल गए हैं, वो देख सकते हैं। और बाकी आप लोग ये संदीप माहेश्वरी को सुन सकते हैं जो यूट्यूब में हैं। और पाटनी, उज्जवल पाटनी है, उनका यूट्यूब सुन सकते हैं। शिव खेड़ा की बुक है जो यू कैन विन, उसको पढ़िए। मैंने अपना जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, अपनी जर्नी मैंने शिव खेड़ा की बुक से शुरू की थी। मैं उनका एक सेमिनार अटेंड करने गया था रायपुर, छत्तीसगढ़ में। उनको मैं लाइव सुनने गया था मैं, और फिर मैंने उनकी बुक पढ़ी। संतोष सर, may I have one question, sir? जी जरूर। सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखे सर? ओके, सॉफ्टवेयर। जी, इसके लिए यशवंत कनेटकर की एक बुक आती है, लेट अस सी।
उसको खरीद लें, या कि बाला गुरु स्वामी की एक किताब आती है सी पे और C++ पे, वहां से शुरुआत करें। मैंने भी वहां से शुरू किया था। ये बहुत अच्छी प्रारंभिक बुक्स हैं, और इसके लिए आप खुद से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूडेमी में कोर्स कोई परचेज कर सकते हैं, सस्ते $10 में, मतलब करीब 800-900 रुपए में या 500 रुपए में भी आते हैं। तो जिसमें भी ज्यादा व्यूज हो, ज्यादा रेटिंग हो, वैसे कोर्सेज को आप उसमें परचेज करके ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। और इसमें स्टार्ट करिए C++ से, फिर जावा सीखिए, और इसके बाद आपको ऐप डेवलपमेंट की चीजें फिर आप कर सकते हैं। आजकल जैसे ऐप बनाइए, छोटा सा ऐप, कुछ भी हो, कि आप सुबह से शाम तक में कैसा फील करते हैं, डेटा कलेक्ट करना है या गार्बेज कलेक्शन का, आप छोटा सा ऐप, ये जस्ट एक आइडिया थ्रो कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक पे आप ऐड ले सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे को कौन सा गार्बेज जाता है, सूखा कचरा, गीला कचरा, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपका भी डेवलपमेंट करे और समाज का भी उससे हित हो, तो वो चीजें आप बना सकते हैं। होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग वाला। ओके, इसके लिए कोई सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी स्टडी के वही, लिए कोई- जी यूडेमी एक अच्छा ऑप्शन है। यूडेमी आप परचेस कर सकते हैं। जैसा संतोष सर ने कहा कि काफ़ी सस्ते कोर्सेज हैं, लेकिन जो भी कोर्सेज आप स्टार्ट करिए, पहले आप देखिए उनकी स्टार रेटिंग क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसको जब परचेस करते हैं और सीखते हैं तो वो उस हिसाब से फीडबैक देते हैं। होता क्या है कि कोई बहुत अच्छा सिखाने वाला है, लेकिन अगर उसका लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आया तो वो बेनिफिशियल है, अगर उसमें नहीं है तो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे हाई रेटेड जो कोर्सेज होंगे, और कोई सा भी शुरू करिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वन, बिगिनर्स, या इफ इट इज जस्ट फॉर सम इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल्स, सो आई वुड से अवॉइड करिए उसको। पहले बिगिनर से स्टार्ट करिए, देन आप जाइए किसी इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल्स कोर्सेज के लिए। यूडेमी एक अच्छा विकल्प रहेगा। हाँ जी। और सर और आज की कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह क्लिप स्टूडेंट को सर सेंड करना हो तो आप सर शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं सेशन के अंत में रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, आप लोगों को शेयर करवा दूंगा प्रिंसिपल सर के माध्यम से, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और निष्कर्ष तिवारी जी कर रहे हैं, आई एम पैशनेट टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, वेरी गुड। पैशनेट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होइए, और आगे बढ़िए, मेहनत करिए। आई वांट टू बिकम वेरी स्पेशल फ्रॉम एवरीवन, या गुड। तो स्पेशल होना ही चाहिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आज हम लोग एकत्र हुए हैं कि पैशन जागे। वैसे तो सब लोगों में है, पर अगर कुछ कहीं धुंधला पड़ गया है, कुछ धूल पड़ गई है, तो उस धूल की सफाई करने हम लोग आए हैं आज। हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड बिकम प्रोडक्टिव। ओके, तो उसके लिए तो आपको किताबें पढ़िए, और एक मूल लक्ष्य अपने जीवन का सामने रखिए, और याद रखिए कि विद्यार्थिनः सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः च कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। अभी ये कोट आपके लिए बहुत उपयोगी है। लास्ट में ऐसा नहीं होता, लास्ट में आप खूब ऐश करते हैं, और विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, तो कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें। पर क्या है कि अगर अभी से सुख की अभिलाषा में ही लिप्त हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि फिर हम मेहनत नहीं करते। तो उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। अपनी तकिया के नीचे एक नोट लिख दीजिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः च कुतो सुखम। और अपने आप को रिमाइंड करिए, जहां ब्रश करते हैं वहां पे एक कागज लगा दीजिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए, और बस लग जाइए अपने काम में। और 12वीं के बाद आप लोगों को एलुमनाई से भी जुड़ना चाहिए। जिन लोगों का एक नेचुरल इंटरेस्ट है, वो लोग इसमें जुड़े। और आई थिंक मैंने अभी तक के सारे सवालों का जवाब कवर किया है। हॉबी, हाउ कैन आई यूज माई हॉबी एज अ करियर। तो इसके लिए क्या है कि पहले तो हॉबी अच्छी डेवलप करिए। कई बार पता चलता है कि हम सिर्फ उसमें एक सर्टेन लेवल तक ही हम जा पाते हैं। जैसे म्यूजिक है, उसके लिए मैं चाहूंगा हमारे विद्यालय का अपना एक म्यूजिक बैंड हो। उसमें जिनकी हॉबी होगी वो करेंगे, कुछ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, कुछ और नई स्किल्स कल्टीवेट होंगी। तो आप लोगों में जिनमें म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो लोग करें। विद्यालय से मैं गुजारिश करूंगा कि म्यूजिक के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और खेल कूद का तो अच्छा बड़ा मैदान है, पर वहां से एक सेकंड गेट भी हुआ करता था, वहां से कूद के भागे नहीं, बल्कि वहां पे खेलें। विवेकानंद जी कहते थे कि बच्चों को
फुटबॉल जरूर खेलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि आपको खूब शारीरिक रूप से हिस्ट पुस्ट और एक्टिव रहना चाहिए। तो हर प्रकार की हॉबीज हो सकती हैं, ट्रेवलिंग हॉबी हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है, लिखने का हॉबी हो सकता है। आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे चिंतन कैसे शुरू होगा, जब आप लिखेंगे। तो एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है अगर आप डायरी राइटिंग करें। मैं खुद भी करता था, अभी डेली तो नहीं करता, पर मैं अभी भी लिखता रहता हूँ। पर पहले मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, एग्जाम्पल देते थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमेशा डायरी लिखी है, गांधी जी ने डायरी लिखी है, भगत सिंह ने डायरी लिखी है। हर एक आदमी जो सक्सेसफुल है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर राइटिंग डायरी। तो उसमें क्या होता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको गुस्सा आए तो भी डायरी लिखिए, खुश हो तो भी डायरी लिखिए। उससे जब आप 15-20 पेज लिखेंगे तो सोचने का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है, और आप अच्छा थिंकिंग, एक मेच्योर वे में थिंकिंग आपकी चलने लगती है। और हो सकता है आप में से कोई अच्छा लेखन में आगे उत्कर्ष निकल जाए, उत्कृष्ट काम करे। नहीं भी करता तो जरूरी नहीं कि आप बुकर प्राइज पाएं और नोबेल का लिटरेचर लाएं। आप खुद के लिए लिखें, आपके लिए एक रेट्रोस्पेक्शन के लिए, मतलब आत्मावलोकन के लिए एक बड़ा टूल है। जब आप पलट के देखेंगे कि आपका समय कैसे जा रहा है, डायरी में क्या लिखेंगे, आप ईमानदारी से लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक, या आपका क्या गोल है, क्या मोटिव है। तो आप अपने आप को रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए डायरी लिखना बड़ा ही मददपूर्ण एक तरीका है खुद की मदद के लिए। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव आवर माइंड पावर। माइंड पावर के लिए देखिए, आपको क्या है कि अपने मन को स्ट्रांग करना है। मैच्योर थिंकिंग के लिए कुछ किताबें पढ़िए, मेडिटेशन करिए, और एक मेंटल हेल्थ के लिए भी हम एक सेमिनार रखेंगे निकट भविष्य में। और उसके लिए मेंटल हेल्थ मतलब ये नहीं कि कोई मेंटल है या पागल है। मेंटल हेल्थ मतलब कि मन को कैसे और स्ट्रांग करें, डिटरमाइंड करें, पैशनेट करें। तो उस टॉपिक में हम और भी बाद में चर्चा करेंगे निकट भविष्य में। ओके, Modelian, yes, proud to be Modelian. Very good. Sir, for preparation on any exam, is it important to go for tuition? If we can understand online, then is it okay? Yeah, of course. कुछ लोग बिल्कुल ट्यूशन नहीं पढ़ते, बल्कि यहाँ अमेरिका में भी ज्यादा ट्यूशन का ज्यादा फैशन नहीं है। पर जहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब ट्यूशन चाहिए, वरना बिना ट्यूशन के भी लोग होते हैं सफल। इवन टफेस्ट एग्जाम जो IIT और IAS है वो सब भी निकालते हैं बिना ट्यूशन के लोग। लेकिन करने से कई बार मदद मिल जाती है। तो अगर आपकी क्षमता है और समय है तो आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हताश होने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी होता है। मैंने भी ज्यादा ट्यूशन कभी नहीं किया था, शायद वही 11वीं 12वीं में थोड़ा बहुत ट्यूशन लिया था, मैंने पढ़ा था। फिर बाद में मैंने कुछ दिन पढ़ाया भी था लोगों को मदद के लिए जब मैं रीवा में था। पर वो कति जरूरी नहीं है। एज एवरीवन हैज हिडन टैलेंट, हाँ, हाउ जरूरत हो तो आप जरूर ज्वाइन करें। मैं कह यस। रहा था जरूरत हो तभी ज्वाइन करें, ये इसलिए ना ज्वाइन करें कि लोग आपके आसपास के लोग ट्यूशन कर रहे हैं तो आप भी ट्यूशन करिए। आपकी नीड है तो ही, अदरवाइज बिना ट्यूशन के भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। किताबें पढ़िए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, हो सकता है ये सब। और ट्यूशन से ये भी नहीं होता कि आपको मेहनत करने में कोई डिस्काउंट मिलेगा। मेहनत तो आपको हाँ, करनी ही आप पड़ेगी। करनी ही है वो। यस। साक्षी जी पूछ रही हैं, एज एवरीवन हैज हिडन टैलेंट, हाउ डू वी नो व्हिच टैलेंट वी हैव। उसके लिए इकिगाई कॉन्सेप्ट करिए और चीजों को एक्सप्लोर करिए। अभी ये जो आपकी उम्र है, ये एक्सप्लोर करने की उम्र है। अभी बहुत असफलताओं से डरिए मत, और अपने फेलियर रिज्यूमे बनाइए। जैसे लोग अपनी सफलता का रिज्यूम बनाते हैं ना, बायोडाटा, एक फेलियर रिज्यूमे भी बनाइए। और कहते हैं ना कि गिरते वही हैं जो घुड़सवार जो मैदानी जंग में जाते हैं। एक चाइनीज कहावत है कि अगर आप चलने का प्रयास करेंगे और औंधे मुंह भी गिर पड़ेंगे, तब भी एटलीस्ट आप जहां पे आप खड़े हैं वहां से 6 फीट आगे ही गिरेंगे। ये चाइनीज कहावत है जो कि हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो मतलब कि प्रयास करना आपका धर्म है, प्रयास करते रहिए। आस्था जी पूछ रही हैं, सर करेंटली आई एम रीडिंग विंग ऑफ फायर। जी हाँ जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की है। हाउ टू नो हिज स्ट्रगल, यस, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है वो।
तो आई थिंक अभी तक के लगभग हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। और कुछ होंगे तो आप लोग ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में अब टॉपिक में जाना चाहूंगा, जो कि हमारा है कि गिव अवे, गिफ्ट। मैं 5 लोगों को देना चाहूंगा ये गिफ्ट। आप स्क्रीन में देखिए, मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिए और आप अपना रीजन बताइए। और ये किताबें बहुत महंगी भी नहीं है। अगर आपको खुद से भी खरीदना है तो आप ऑनलाइन अमेज़न में खरीद लीजिए या बुक स्टोर्स में मिल जाएंगी ये 4 किताबें। तो इनमें से जो आपको पसंद हो, जो आपको ज्यादा अपील कर रही हो, वो बताइए। उसका रीजन लेकिन जरूर दीजिए, और हो सके तो अपना फोन नंबर और एड्रेस लिख दीजिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो मैं ये 4 में से कोई एक किताब जो आप बोलेंगे वो मैं आपको दूंगा। वर्ड पावर मेड इजी, ये वोकैब इंप्रूव करने के लिए अच्छी बुक है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये तो बच्चे बूढ़े जवान हर कोई पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। मैं इसको 1 दशक पहले पढ़ा था, अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जब जब पढ़ता हूँ हर बार कुछ नया मिलता है। यू कैन विन, ये भी वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी की बुक है, उसी टाइप की ये भी एक बुक है शिव खेड़ा की। और भगवत गीता, हम सब जानते हैं भगवत गीता को मोस्ट ऑफ द पीपल एक रिलीजियस बुक के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं उसको एक मैनुअल ऑफ लाइफ के रूप में देखता हूँ। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो एक गाइड बुक आती है ना कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो इस जिंदगी को आप कैसे चलाएं, जिंदगी में आप कैसे बढ़ें, उसकी जो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा है। और हमारा असल धर्म क्या है। धर्म मतलब योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आपका जो लेजिटिमेट वर्क है, आप किसके लिए बने हैं, वो होता है धर्म। धर्म के टाइटल अलग अलग होते हैं, वो अलग है। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, आग का धर्म है गर्मी। धर्म का मतलब मेरा वो तात्पर्य है कि आपका धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उन चीजों को एक्सप्लोर करना है। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ओके, और ये एक मेरी ईमेल आईडी है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, myrobot1857@gmail.com। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, आप ईमेल कर दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और समरी अगर मैं कहूँ तो ये है कि अगर आप बहुत अच्छे स्कोरर हैं, बहुत बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ही बायो लीजिएगा। अगर एवरेज हैं तो मैथ्स, बहुत अच्छे हैं तो भी मैथ्स। अगर एवरेज हैं तो मैथ्स या बायो, एटलीस्ट साइंस साइड में रहिएगा। और कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है जैसे ह्यूमैनिटी वगैरह में, और आप बहुत क्लियर हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि आपको आर्ट वगैरह में लेना है, तभी उसमें जाइए। अदरवाइज फिर उसमें प्रोफेशनल विकल्प बंद हो जाते हैं। और फिर 12वीं पे क्या करना है, उसके लिए हमने लगभग सारे पॉइंट्स आई थिंक कवर कर लिए हैं। और इसके लिए मैं आज आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप में से किसी का और कोई प्रश्न है तो बताइए, आखिरी 1 आध मिनट में ले लेते हैं। अदरवाइज हम लोग अब आज के लिए विराम लेंगे और फिर पुनः मिलेंगे। थैंक्स एनीबॉडी? लॉट सर। सुनील सर और संतोष सर, आपने मॉडल स्कूल फैमिली से मेंबर भी रहे हैं और आपने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन के लिए दिया। उनके लाइफ में क्या वो आगे कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए विद्यालय के गेट पुनः खुले, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बड़ा मन प्रफुल्लित है। और धन्यवाद हमारे श्रीमान प्राचार्य पंकज सर जी का, जिन्होंने बड़ी ही तत्परता से हमारे लिए रास्ता मुहैया कराया। इसके पहले भी हम लोग कनेक्ट हुए थे। पहले भूतपूर्व प्रिंसिपल जो थे हमारे हमारे एक्स प्रिंसिपल सर हमारे कॉलेज के विद्यालय के, ये चौधरी सर, इनसे पहले चौहान सर जी थे, इन लोगों ने भी प्लेटफॉर्म दिया था। पर हम निरंतर इसमें और प्रगति की आशा करते हैं, कामना करते हैं। तो तो आई सर थिंक ऐसे ही आप लोग टाइम, सुनील सर आप लोग टाइम निकाल के ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि आज जो सेशन का लास्ट डे था, नेक्स्ट सेशन में भी, जुलाई के सेशन में भी आप भी बच्चों से मोटिवेट करते रहेंगे बच्चों। हाँ, प्रयास करेंगे बिल्कुल। सेशन के शुरुआत में ही अगर कुछ हम टॉपिक लेके आ सकें तो अच्छा होगा, और हम भी कोशिश करेंगे। एक लास्ट में सवाल आया कि क्या एनडीए की एग्जाम 4 महीने में तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप टॉपर भी बन सकते हैं 4 महीने में। 4 महीने नहीं, आप तो
1 महीने में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहें तो। और फॉर्म तो एटलीस्ट डाल ही दीजिए, है ना, क्योंकि लॉटरी किसकी लगेगी? जो लॉटरी की टिकट खरीदेगा, है ना। लॉटरी सबकी नहीं लगती, लेकिन लगती उसी की है जो टिकट खरीदता है। तो उसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म भरिए, प्रयास करिए, जरूर हो जाएगा। और आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, आप जनरल नॉलेज ठीक ठाक है तो, और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, इवन एवरेज विद्यार्थी भी रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद भी दिया था, मैं कोई स्पेशल कोचिंग और ये सब नहीं किया था, मैंने खुद से निकाल लिया था। लेकिन इसके लिए बाद में मेडिकल और फिजिकल एग्जाम वगैरह होते हैं, उसके लिए कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट वगैरह रखे हैं, इंटरनेट में आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, या मुझसे संपर्क करेंगे। हमारे फील्ड में, हमारे मित्र सर्कल में, हमारे मतलब हर फील्ड के लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो हम लोग गाइड कर देंगे कि कहाँ जाएं आप लोग। आईपीएल आप देखते हैं? हाँ, आई थिंक सुनील भाई खूब देखते हैं, मैं तो कम देखता हूँ, पर हाँ, फाइनल रिजल्ट्स वगैरह पता कर लेता हूँ। हर जगह से मोटिवेशन, हर जगह से नॉलेज मिलती है। आप जो भी आप पसंद करते हैं, जो भी आप देखते हैं, उससे आप सीखने की कोशिश करिए। जरूर हर हर एक चीज आपको सिखाने के लिए सामने है। आप उससे सीख के बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, तो आपको वो पार्ट अपने अंदर खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो सिखाया नहीं जा सकता, वो आप नेचुरली बॉर्न होते हो, आप इम्प्रूव जरूर कर सकते हो उस चीज को। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा कि कामता मिश्रा जी का है कि इंग्लिश में बात करना ना आती हो तो कैसे करें। तो देखिए, अपने दोस्तों से करें, शर्माना छोड़ें। जो ये बिल्कुल। शर्माने वाला कंपोनेंट है ना, इसको मिसिंग कर दीजिए अपनी लाइफ से। शर्माइए मत, और बोलना शुरू करिए टूटा फूटा, जैसे साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं, गिरते गिरते थोड़ा कोहनी छिलती है, घुटने छिलते हैं और आप सीख जाते हैं। वैसे ही थोड़ा पहले वोकेबुलरी कलेक्ट करिए, कुछ शब्द सीखिए, बेसिक शब्द, 100-200 शब्द तो कम से कम सबको आते होंगे। एक छोटा बच्चा भी होता है, अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है तो उसको 300 वर्ड आने लगते हैं यूकेजी में। तो ऐसा है कि आपके पास ऑन एवरेज 600-700 वर्ड तो होंगे ही, कम से कम उतने में आप बोल सकते हैं। और इसकी एक वोकेबुलरी की एक बुक आती है, बैरन्स बैरन्स की बुक आती है, जो जीआरई या सेट एग्जाम देने के लिए भी बड़ी सहायक है, या इवन कैट वगैरह देने के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है। तो बैरन्स में 3500 वर्ड की लिस्ट है, जो एक तरह से पूरी फुल डिक्शनरी है, और काफी रेटोरिक वर्ड भी हैं उसमें, मतलब साहित्यिक वर्ड भी हैं, और बड़े इंग्लिश के जो एलिट क्लास वाले वर्ड माने जाते हैं वो भी हैं। उसमें आपको बारीकियां मिलेंगी, जैसे लव, लव वर्ड का है, लव मतलब प्यार। अब लव में कई लेवल ऑफ लव होता है, एक अफेक्शन होता है, एक लव होता है, एक एडोर करना होता है। तो जैसे सामान्य तौर पे हम कहते हैं आई लव दिस बुक, मतलब हमने बहुत पसंद किया, या आई एडोर। अब आप माने पसंद से थोड़ा ऊपर लेवल की बात होगी, एडोर करना, थोड़ा और ज्यादा उसको पसंद किया। और जैसे लव एक प्लेटोनिक लव होता है, जैसे पेरेंट्स का, फैमिली का जो लव है वो एक अलग ही लेवल का है, वो प्लेटोनिक लव है, वो फैमिली में मिल रहा है। ऐसे ही हेट है, हेट में हेट, एबोर, डिटेस्ट। हेट मीन्स नफरत, एबोर मतलब नफरत से थोड़ा और डीपर वाला, मतलब एकदम घृणा हो जाए, उसको एबोर बोलेंगे। फिर डिटेस्ट मतलब एकदम से वितृष्णा हो गई किसी से, वो डिटेस्ट हो गया। तो देखिए, इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप जितना बारीकी से उसको सीखेंगे उतना ही एक्यूरेटली, उतना प्रिसाइजली आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। नहीं तो काम चलाऊ हेट बोल के काम चला लिए। अब आप हेट कर रहे हैं, क्या एबोर कर रहे हैं, या डिटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको उन शब्दों को जानना पड़ेगा, है ना। जैसे पानी, पानी, जल, अम्बु, तोय, नीर, हिंदी के ये पर्यायवाची हैं पानी के। लेकिन आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, कोई भी शब्द 100% पर्यायवाची नहीं होता, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे आप पानी और जल में फर्क करिए, आप नहाते हैं तो आप पानी से नहाते हैं कि जल से नहाते हैं, आपको फर्क समझ में आएगा, है ना। जल थोड़ा सा उसका प्यूरिफाइड वर्जन हो गया, है ना। जैसे नीर है, नीर कहते हैं या अम्बु कहते हैं। नीर मतलब जनरली लोग कहते हैं जो आंखों से नीर बहाए, मतलब नीर का साहित्यिक रूप में काफी इस्तेमाल हुआ है। तो वैसा ही है कि शब्दों को सीखिए। 100% कोई आइडेंटिकल वर्ड नहीं होता पर्यायवाची, लेकिन उसमें से सिमिलर वर्ड होते हैं।
ओके, तो फिर एमपीपीएससी के लिए एग्जाम के लिए आपको नेट पे मिल जाएंगी। आप नेट पे तैयारी सर्च करिए। आप पहले सब्जेक्ट निर्धारित करिए एमपीपीएससी का, उसके बाद आपका कोर्स डिसाइड करना होगा। और यूट्यूब चैनल्स में भी काफी जानकारियां मिल जाएंगी। और आपको फ्रीडम स्ट्रगल एक बड़ी अच्छी बुक है, डॉक्टर बिपिन चंद्रा जी की फ्रीडम स्ट्रगल है, और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मैंने खुद भी पढ़ी है, जबकि मैं पीएससी नहीं दे रहा हूँ। अपने नजरिया को विकसित करने के लिए उसमें आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगा, और वो यूपीएससी के सिलेबस को भी कवर करती है। उन किताबों को पढ़िए, फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और रामचंद्र गुहा जी की भी कुछ किताबें आती हैं, उन किताबों को पढ़िए। और फिर डिपेंड करेगा आप किस सब्जेक्ट पे हैं, इतिहास, जो ज्योग्राफी, ये सब विषय लेना पड़ेगा। तो ये सब है। आप लोग पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और संपर्क में रहिए। ठीक है, तो मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद टीचर थैंक्स लॉट सर। का। या थैंक्स हमारे प्यारे भाई बहनों को। आप लोग जय श्री मेहनत कृष्ण। करिए, मुस्कुराते रहिए, संपर्क में रहिए। ये और कुछ दुनिया में नाम करिए, विद्यालय का नाम करिए। ओके, चलिए। ओके सर। ओके, और हमारे सभी स्पीकर्स का, सुनील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।